हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। तो बेटा, पहली बात तो बहुत बहुत नमस्कार। जो भी बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है हिमांशु अग्निहोत्री और मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। इससे पहले जो बच्चे मुझे जानते हैं उन्होंने ऐप में मुझे देखा होगा, बट हाँ, कुछ बच्चे जो 9 से 10th में आए हैं, जो 10th में न्यू बच्चे हैं बिल्कुल, वो मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल बेटा। और मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यार, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाऊं। तो आपका भी बहुत जरूरी है एनर्जी के साथ इस लेक्चर को पढ़ना। तो पहली बात तो कॉपी पेन सब साइड में रखो, अभी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझो, देन फिर आपको ये नोट्स भी जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है वहां से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आपको वो भी टेंशन नहीं है कि साथ साथ में पूरा नोट करना है। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप इनकेस आपका कहीं छूट भी जाता है तो कोई टेंशन लेने की बात आपको नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। पहले आप पूरी बात अच्छे से समझोगे, मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप नोट करना, ठीक है ना। और एनर्जी बनाए रखना, बिल्कुल भी बोर होने हम देंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा खुद ही है कि हम पढ़ाते पढ़ाते खुद ही बोर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा है कि मैं भी शोर मचाता रहूंगा, तुम लोग भी शोर मचाओ। पहला टीचर होगा जो तुमसे कहेगा शोर मचाओ जितना मचा पाओ, ठीक है। एनर्जी का लेवल एकदम हाई होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूं, पहला चैप्टर क्लास 10th के अंदर जब आप 9 से 10th में जंप मारते हो, कूदी मारते हो, तो पहला चैप्टर आप जो पढ़ते हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री के अंदर। अब ये जो चैप्टर है आपका केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूं इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं। उससे भी पहले एक और हम वर्ड जो है वो पढ़ेंगे, दैट इज चेंज। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि ये चेंज का क्या मतलब है, ठीक है ना। देखो अभी हम आते हैं इस पे, क्योंकि देखो मैं अगर आपको ये समझाना भी चाहूं अभी तो मैं आपको समझा नहीं सकता। पहले आप एक चेंज की बात करो। चेंज का मतलब क्या है, क्या होता है चेंज। आपने फोर्स के बारे में पढ़ रखा है, आपने वर्क डन के बारे में पढ़ रखा है फिजिक्स में, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि देखो यार, अगर मैं इस ये पेन यहाँ पे रखा है फॉर एग्जांपल, और तुम अभी थोड़ी देर के लिए उधर देखो और तब फिर इधर देखो, है ना। मोबाइल इधर देखो, मैं इधर देखो, पहले तो इधर देखो। मेरी पेन मेरी हथेली पे रखा है, तुम लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए उधर देख के वापस इधर देखो। अगर ये पेन अभी भी यहीं पे है तो क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। आप कहोगे सर पोजीशन तो अभी इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वही इसकी अभी फाइनल पोजीशन है। एट द सेम टाइम अब मैं कह रहा हूं उधर देखो, तुमने देखा और मैंने हटा दिया, अब देखो इधर। अब क्या मेरे हाथ पे पेन रखा हुआ है? तो आप कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या मैंने पेन की पोजीशन को चेंज किया है? तो आंसर इज हाँ। तो चेंज का मतलब एनीथिंग, चेंज का मतलब किसी भी चीज का चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐसा दिख रहा हूं, मैं कल को कैसा दिखूंगा, या तुम छोटे पे कैसे दिखते थे, बड़े होके कैसे दिखने लग गए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? चेंज किसी भी चीज का हो सकता है। फिलहाल केमिस्ट्री में बेटा जो चेंज होगा वो दो टाइप का होगा, ठीक है ना। पहला सबसे चेंज कौन सा होगा? तो पहला चेंज बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल चेंज, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? फिजिकल चेंज। एंड सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बहुत ध्यान सुनना। तो एक तो हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज, एक हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है वो मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। फिजिकल चेंज का मतलब है जो चीजें ऊपर ऊपर से बस हो रही हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कागज को फाड़ दूं तो ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज? क्या इसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी बदली? अभी भी पेपर था, पेपर को फाड़ने के बाद भी वो पेपर ही है। या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम आइस को मेल्ट कर दें तो उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था? आपके पास H2O सॉलिड था और आपने इसे फ्रीजर से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दिया। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, हम चलो सपोज कर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप रूम टेम्परेचर पे इसे रखोगे तो ये जो आपका आइस है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में ही रहेगा, बट अब वो हो जाएगा लिक्विड। तो ये कैसा चेंज हुआ? ये फिजिकल चेंज हुआ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कोई बदली नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज का मतलब होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी बदल ली। कोई आदमी था नॉर्मल बैठा हुआ था, फिर उसने दो पैग लगा लिए हैं। पैग समझते हो? देखो इधर, देखो ये होते पैग बेटा, C2H5OH, समझ रहे हो, और प्लस वाटर। समझ गए कि नहीं? समझ गए। देखो अगर पानी के साथ मिला के पी जा रही है तो वो बात अलग है, कुछ सोडा मिला के पी रहा, कोल्ड ड्रिंक मिला के पी रहा है ना, ये सब करना नहीं है। एग्जांपल बेटा एथाइल अल्कोहल है ना, C2H5OH क्या है? एथाइल अल्कोहल। इसे तुमने वाटर के साथ मिलाया और किसी ने से पी लिया, तो तुम मुझे बताओ जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी जब उसने दारू नहीं पी थी तो वो कैसा बिहेव कर रहा था? बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। अब जब उसने 4 पैक चढ़ा लिए हैं तो तारा भाई गाड़ी चला। समझ रहा मेरी बात? हम क्या कह रहे हैं? तो अब उसके अंदर चेंज आया, और वो कैसा चेंज होगा? वो केमिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकली कुछ रिएक्शन हुई है ना। उसने क्या करा? अल्कोहल का अमाउंट कंज्यूम किया। अल्कोहल कहां गया? पहले उसके पेट में स्टमक की जो वॉल होती है उसने क्या करा? अल्कोहल को एब्जॉर्ब करा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में डिसॉल्व हुआ। ब्लड में डिसॉल्व होकर वो अल्कोहल कहां पहुंचा? दिमाग में। और दिमाग में जाके उसके जो न्यूरॉन्स एकदम एक्टिव हुए हैं ना, डोपामाइन रिलीज हुआ है। फिर उसके बाद उसकी जो चेंज है, उसका जो केमिकल रिएक्शन हुई वो क्या हुआ? उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन में
में भी क्या आया, चेंज आया। पहले जब उसने कुछ नहीं करा था, बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था, चल भी सही सही रहा था, सीधा सीधा, अब वो चल भी ऐसा रहा, टेढ़े टेढ़े करके ऐसे ऐसे करके झूम झूम के चल रहा है, और उसकी बातें भी बदल गई हैं, है ना। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो बेटा केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? केमिकल चेंज का मतलब सिर्फ ये है कि जहां पे केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए। जैसे आपने एक कागज को जला दिया, पहले आपने क्या करा था, एक कागज को जस्ट फाड़ दिया, तो फाड़ने के बाद भी तुम उसे सेलो टेप से वापस चिपका लो, क्या फर्क पड़ता है ना। हालांकि क्या पता वो उतनी अच्छे से जुड़ ना पाए, बट स्टिल उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन अगर तुमने एक पेपर को जला दिया, तो जलने के बाद बेटा क्या बनेगा, ऐश, बहुत सारी गैस निकल जाएगी, हीट निकल जाएगी और बनेगा ऐश। क्या वो जो ऐश है वापस से वो तुम पेपर में कन्वर्ट कर पाओगे? अब वापस से करना ना करना दिस आर डिफरेंट थिंग, बट मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तुमने बदल दी हैं, है ना। जो केमिकल प्रॉपर्टी पेपर की थी, अब वो केमिकल प्रॉपर्टी उस ऐश की नहीं है, वहां पे केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आ गए हैं, तो उसे कहते हैं हम केमिकल चेंज। जैसे मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा आज का एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल्दो आप ये थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे, बट फिर भी केमिकल चेंज का मतलब समझो। जैसे मान लो दो कंपाउंड है, जैसे मैंने आपके सामने एक लिखा PTNS3। अभी आपको ये बड़े बड़े कंपाउंड देख के डर मत जाना, कह रहे सर ये क्या लिख दिया आपने, है ना। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्या है, ये बेटा सिस प्लेटिन है। देखो तुम छोटे हो, मानता हूं मैं कि तुम छोटे हो, लेकिन तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि तुम्हें ये सब बातें ना पता हो। और भैया तुम लोगों को सब पता है, ठीक है। तुम लोग न्यू टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हो, तो तुम्हें सब कुछ पता है, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, इंडिया ने पाकिस्तान को मारा, कितना मारा, है ना, ये सब तुम्हें सब आइडिया है। और ये हो गया अपने पास ट्रांसप्लेटिन, ठीक है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कितना बड़ा चेंज आता है। किसी भी फैक्टर्स को हम लोग जब चेंज करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, उसकी स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे भी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो यार, ये कंपाउंड जिसका नाम है सिस्प्लेटिन, ये एक कंपाउंड जिसका नाम है ट्रांसप्लेटिन। आपको सर देखने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये भी देखो, इसमें भी प्लेटिनम एक है, दो अमोनिया दो क्लोरीन है, यहाँ पे भी एक प्लेटिनम है, दो अमोनिया है और दो क्लोरीन है। NH3 को कहते हैं अमोनिया, Cl को कहते हैं क्लोरीन। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों कंपाउंड को आप कहोगे सर देखने में तो सेम ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो सिस्प्लेटिन होता है बेटा, ये क्योर होता है। क्या है ये क्योर है। किसका क्योर है? कैंसर का। आपने एक डिजीज सुनी होगी, बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसके बारे में सुना है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर। तो कैंसर की एक तरीके से दवाई है क्या, सिस्प्लेटिन, है ना। जो कीमोथेरेपी वगैरह की जाती है कैंसर के पेशेंट्स को, उसे हम लोग क्या देते हैं, उसे हम सिस्प्लेटिन उसमें मिला के देते हैं। बट आपको पता है कि ये सेम एक जैसा दिखने वाला कंपाउंड जिसे आप ट्रांसप्लेटिन देख रहे हो बेटा, दिस इज द कॉज ऑफ कैंसर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जल्दी बताओ, ये क्या है? ये है कॉज ऑफ कैंसर। तो मुझे बताओ, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी या अलग अलग होंगी? आपको नहीं सर, प्रॉपर्टी में बदल चेंज आया होगा। अगर प्रॉपर्टीज चेंज है तभी तो इतनी बड़ी है। दोनों कंपाउंड एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक से कैंसर ठीक हो रहा है, एक से कैंसर हो रहा है। एक कैंसर का कॉज है, एक कैंसर का ट्रीटमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या आपको यह बात क्लियर हुई कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब केमिकल चेंज क्या होता है एंड फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज का मतलब सिंपली जो मैंने बोला, कागज का फटना, मेल्टिंग ऑफ आइस। एक एग्जांपल आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा कि जैसे कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है ना, ये बना दो अच्छी से कैंडल, ये लो, ये कैंडल है, ये कैंडल। अब मुझे बताओ, कैंडल का जलना जो है, जो आप मोमबत्ती जलाते हो, तो मोमबत्ती का जलना कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है या ये फिजिकल चेंज है? तो देखो, अब इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे बर्निंग हो रही है, जो आप फ्लेम देख रहे हो, है ना, ये तो बेटा केमिकल चेंज ही है। कैसा चेंज है? ये सी चेंज का मतलब हो गया केमिकल चेंज। और जो ये मेल्टिंग ऑफ जो वैक्स है, जो मोमबत्ती पिघल रही है, ये क्या है? ये आपका फिजिकल चेंज होगा। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जल्दी बोलो यार, हाँ या ना बोलो बेटा, ये बात क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई कहता है कि जो मोमबत्ती जल रही है वो कैसा चेंज है, तो उसमें दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं। जहां पे वो जो आग जल रही है वो कंबशन हो रहा है ना, तो कंबशन कैसा होगा? केमिकल चेंज होगा, तो वो केमिकल चेंज है। और जो ये वैक्स पिघल रही है, ये कैसा है? ये फिजिकल चेंज है। तो मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को चेंज समझ में आया? चेंज क्या मतलब होता है? पोजीशन चेंज होना, है ना, एनीथिंग। और दो टाइप के चेंज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक कौन सा पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम फिजिकल चेंज और एक पढ़ेंगे हम कौन सा? केमिकल चेंज। एंड आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूंगा कि केमिकल चेंज क्या होता है एंड फिजिकल चेंज क्या होता है। जल्दी से आप लोग इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, नोट करना बाद में आराम से, बाकी आपको इसके जो नोट्स हैं वो मिल भी जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा चेंज के बारे में। आपने चेंज के बारे में पढ़ लिया, अब हमें यह पता करना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। देखो यार, केमिकल रिएक्शन इज कहां से डिराइव करा गया है? केमिकल चेंज से, कि जब केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ, केमिकली कोई चीज चेंज हुई, तो उसी को केमिकल रिएक्शन बोलोगे। जैसे हमने N2 की रिएक्शन H2 से करा दी, अमोनिया बन गया। हमने H2 की रिएक्शन O2 से करा दी, वाटर बन गया। अब एक बात बताओ,
जैसे फॉर एग्जांपल आपने H2 की रिएक्शन O2 से कराई और क्या बना दिया आपने, वाटर बना दिया। H2 क्या है बताओ, हाइड्रोजन गैस, कैसी होती है, फ्लेमेबल। ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है आग को जलने के लिए। वाटर क्या करता है बताओ, वाटर भी वैसे तो फ्लेमेबल, लेकिन हाँ वाटर पानी तो क्या करता है, आग को बुझा देता है। तो क्या इनकी प्रॉपर्टी बदली कि नहीं बदली, बदल गई। तो अगर ऐसे आप थियोरेटिकली भी समझो, है ना, तो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बदल नहीं तो कैसा चेंज होगा, ये केमिकल चेंज होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो देखो केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अब हम इतना नोट करने के बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे क्लियरली देखो लिखा हुआ है कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस। कुछ नई चीज बन गई, पेपर को जला के ऐश बन गया। अब वो ऐश की प्रॉपर्टी और पेपर की प्रॉपर्टी सेम नहीं है ना, वही लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये लाइन ही हमें ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन द रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड to create products. These reactions involve the rearrangement of atoms and often release or absorb energy in the form of heat, light और sound. ठीक है ना। तो देखो हमें कई बातें इसमें बताई गई हैं जिसे आपको ध्यान से पढ़ लेना है। क्या कह रहे हैं कि कुछ जो रिएक्टेंट होते हैं वो उनके बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहली बात तो यहां पे एक शब्द आया बॉन्ड। तो मेरा आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन एकदम, कि व्हाट इज अ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है जल्दी बताओ, व्हाट इज बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होता है, आपने 9th में केमिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ी बहुत 8th में पढ़ी है, तो जल्दी बताओ बॉन्ड आपने सुना है कि नहीं। जैसे आप कहते हो कि सर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो डंडा है, इस डंडे को ही हम बॉन्ड कहते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज दिस डंडा, ये डंडा है क्या, ये बॉन्ड जो हम लोग बोलते हैं ना, केमिकल बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है बॉन्ड। तो देखो बॉन्ड के लिए आप क्या याद रखोगे कि दो एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अ केमिकल बॉन्ड। मेरे साथ बोलो, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। बोलो जल्दी से, क्या है ये, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में एक जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ सोचने की, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि जैसे मान लो आपके सामने मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, यहीं पे लिखता हूं, मैंने कहा कि यार देखो मैं N2 को रिएक्ट करा रहा हूं H2 के साथ और मैं बना रहा हूं अमोनिया 2NH3। अब पहले तो आप एक बात सुनो, आप कहोगे सर आपने यहां पे 1 मोल N2 लिया, मतलब 1 N2 लिया, H2 3 लिए, अमोनिया 2 लिए, तो ये 3 2 क्यों करा। देखो ये इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ लॉस पढ़ रखे हैं 9th क्लास में। जैसे में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता है कि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या रहता है, इक्वल ही रहता है ना। तो अगर इक्वल रहता है तो हमें इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा, पहले आप मेरी बात सुनो। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बता रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्या हो रहा है कि पहले ये बॉन्ड टूट रहे हैं, ये भी बॉन्ड टूट रहे हैं, है ना। फिर क्या हो रहा है, अमोनिया बन रहा है। अमोनिया कैसे देखो बेटा, NH3 3H लगा दो, है ना। ऑल्दो एक लोन पेयर भी होता है, बट मैं अभी तुम्हें वो सब चीजें बताना नहीं चाहता। बट फिलहाल नाइट्रोजन से 3H जुड़े हुए हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पे क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि यहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो देखो इस एरो के इधर जो भी चीज आप देख रहे हो इन्हें कहते हैं बेटा रिएक्टेंट्स। इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, इन्हें कहेंगे हम रिएक्टेंट्स। और एरो के इधर जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। और आपने केमिस्ट्री अगर 9th में पढ़ी है तो इतना आपको भी पता है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट का मतलब वो कि जो आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ में। तो यहां पे रिएक्टेंट कौन हो गया, N2 और H2, प्रोडक्ट क्या हो गया आपके पास, अमोनिया। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना, है ना। और उससे क्या हुआ, एक नया कंपाउंड बना जिसे हम कहते हैं अमोनिया। बोलो जल्दी हाँ या ना बोलो यार। और ये कुछ भी हो सकता है, जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब एक तो हो गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दूसरा बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। क्या ये दोनों बातें सेम है कि ये दोनों बातें डिफरेंट हैं। तो मुझे बताओ जल्दी से, सेम है कि डिफरेंट है। आप कहोगे सर डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है। देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि क्या हो रहा है, N2 ने H2 से रिएक्शन करी, अमोनिया का फॉर्मेशन कराया। मेरे साथ बोलो, N2 ने H2 के साथ रिएक्शन करी और अमोनिया का फॉर्मेशन करा। लेकिन ये बात आपको पता कैसे चली, ये एक तो वर्बली में बोल रहा हूं, दूसरा मैंने आपको ये बात लिख के भी दिखाई कि N2 + 3H2 gives 2NH3। तो ये मैंने जो रिप्रेजेंटेशन करा किसी भी केमिकल रिएक्शन का, इसी रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, हाँ या ना बोलो बेटा। देखो कमेंट सेक्शन में सिर्फ हाँ लिखना या ना लिखना
ठीक है ना, मेरी बात सुनो, देखो मैं आपसे कह रहा हूं, एक तो हो गई केमिकल रिएक्शन, ये थी केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को मैंने आपको वर्बली पहले बताया कि N2 ने जब H2 के साथ रिएक्शन करी तो अमोनिया का फॉर्मेशन करा। अब उसी वर्बल रिएक्शन को मैंने जब आपको लिख के दिखा दिया, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक रिएक्शन का, इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो वही लिखा हुआ है बेटा, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। द जनरल फॉर्मेट ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज, हाँ जैसे मैं आपको बता दूं, ये पहले रिएक्टेंट्स होंगे, फिर क्या होगा, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात मुझे कैसे पता कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है? क्योंकि बेटा मैं टीचर हूं मैंने तो पढ़ा ही रखा है, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि 9th क्लास में तुम लोगों ने सिंबल तो पढ़ी रखे हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल H है, नाइट्रोजन का सिंबल N है, और फास्फोरस का सिंबल P है, क्लोरीन का सिंबल Cl है। तो उसी सिंबल को आप पढ़ के एक बार रिवीजन करना, बाकी मैं आपको ये लिखना दिखा दूंगा। जल्दी बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसी को एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस केमिकल रिएक्शन को जो आप सिंबल के थ्रू लिख के रिप्रेजेंट करते हो, उसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। जल्दी बोलो भैया, क्या यह बात समझ में आ गई? ठीक है ना, क्या इतनी बात क्लियर है? मुझे लग रही है प्यास, तुम लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं पानी पीता हूं थोड़ा और। चलो भाई चलें आगे, जल्दी बोलो, क्या इतनी बात क्लियर है? आई नो कि तुम लोगों ने इतनी देर में स्क्रीनशॉट इसका 100% ले लिया होगा। चलो अब चलते हैं आगे। तो देखो, पहली बात तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा कि भैया केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। अब वैसे तो मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा सकता हूं कि भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की रिएक्शन होती है, बट मैं चाहता हूं कि आपको ये बात क्लियरली पता है कि एक केमिकल रिएक्शन क्या है और एक केमिकल इक्वेशन क्या है। अब वो जो केमिकल इक्वेशन होती है उसे कैसे बैलेंस करते हैं, मैं चाहता हूं हम लोग पहले वो काम कर लेते हैं ना। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सबसे लास्ट में, है ना, लेकिन नोट्स में आपको ये ऐसे ही मिलेगा, तो आप जब नोट करोगे तो ऐसे देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें बैलेंसिंग करनी है, हमें पता चल चुका है कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूं, देखो अब ये बात अभी मुझे क्योंकि बेटा आती है, तुम्हें नहीं आती है, बट तुम कुछ दिन में प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें भी आ जाएगी, मुझे भी आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे अब मैं अगर कोई नॉर्मल सी रिएक्शन लिख के दिखाऊं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर एल्युमिनियम Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ाया गया था और वही उसी से हम रिएक्शन बैलेंस करते थे और ऐसे हमें पता है कैसे। तो क्या यार, एल्युमिनियम की वैलेंसी बेटा कितनी होती है, 3 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। कहोगे सर ये तो आपको याद है, हमें कैसे याद होगा? देखो यार, वैसे तो तुम्हें भी जो एक टेबल बना के लिखवाया गया था तो वो तुम्हें भी याद होना चाहिए, बट अगर तुम्हें याद नहीं है तो इतनी हेल्प मैं तुम्हारी करता हूं, मैं तुम्हें कुछ एटम्स की वैलेंसी लिख के दे देता हूं कि उन पे कितना चार्ज होता है, कितनी की वैलेंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट की बात करूं, आप कहोगे सर ये फर्स्ट ग्रुप पर क्या बढ़ा रहे हैं? अरे बेटा फर्स्ट ग्रुप का मतलब मैं तुम्हें ट्रिक भी बताऊंगा ना। फर्स्ट ग्रुप में आता है अपने पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, गलत लिख दिया बेटा, रूबी से फ्रेंडशिप। देखो जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं इनकी वैलेंसी होती है +1। अब इसे याद कैसे करोगे? तो बेटा देखो ऐसे याद करो कि एक लड़की जिसका नाम है हलीना, क्या नाम है, हलीना, की रूबी से फ्रेंडशिप। जल्दी बोलो मेरे साथ, क्या नाम है, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। और ये जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हो इन सब की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अच्छा अगर हम ग्रुप सेकंड की बात कर लें, ग्रुप सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? देखो अगर हम ग्रुप सेकंड की बात करें तो उसमें है बेटा मांगे, बेटा क्या मांगे, कार मांगे। किससे मांगे? सेंट्रो, पापा से मांग रहा है। बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी, बाप का मतलब डैडी, बेटा पापा राजी, है ना। और ग्रुप सेकंड के जितने भी एलिमेंट हैं इन सब की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2। ऐसे ही मुझे बताओ अगर ग्रुप थर्ड का कोई एलिमेंट होगा, जैसे कौन कौन, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, तो तुम्हें अब ये सब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैं ऐसे बता के चलता हूँ कि ग्रुप थर्ड में जनरली कौन आता है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो होगा उसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, +3। कोई 4 में होगा तो +4 हो जाएगी। ऐसे ही कुछ और सिंबल तुम्हें याद करने पड़ेंगे। तो इनकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक क्या याद करोगे, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना। देखो ये फ्रेंजियम है, Fr, है ना। इनके सिंबल में एक बार देख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सिंबल Na, Li, H,
पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और इन सब की वैलेंसी कितनी है? +1 है। थोड़ा सा एफर्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम 9th में नहीं, हम 10th में आ गए और 10th में आते थोड़ा सा लेवल हमें अप करना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे याद करोगे? हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, इन सब का जो वैलेंसी है कितनी है? +1 है। फिर उसके बाद बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। पता नहीं ऐसे कौन से बाप हैं जो राजी हो जा रहे हैं, बच्चा कार मांग रहा है और दे रहे हैं। हमारे तुम्हारे तो नहीं होंगे कि तुम घर पे जाके कहना कि पापा कार चाहिए, खिलौने वाली नहीं, ओरिजिनल वाली, एकदम घुमा देना स्टीयरिंग। तो क्या हमारे पापा मानेंगे? तो नहीं मानेंगे, तो देखी जाएगी जो भी है। फिलहाल इनके मान गए, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, इन सब पे चार्ज कितना होता है? +2। और थर्ड ग्रुप में कौन बैठा हुआ है? एल्युमिनियम, चार्ज कितना होता है? +3। ऐसे ही अगर कहीं पे हमें SO4 दिख जाए, है ना, इस पे चार्ज कितना होगा? 2-। अगर कहीं पे CO3 दिख जाए, चार्ज कितना होगा? 2-। अगर हमें Cl दिख जाए, चार्ज कितना होगा? -। Br दिख जाए, चार्ज कितना होगा? -1। ठीक है ना। ऐसे अगर हमें कहीं Cn दिख जाए तो चार्ज कितना होगा? -1। ठीक है ना। NO3 दिख जाए अगर कहीं पे हमें बेटा, तो चार्ज कितना होगा? -1 होगा। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता कि मैं तुमसे कहता हूं तुम ये याद मत करो, काम चल जाएगा। नहीं चलेगा, क्यों झूठ बोले हम। अगर आपको नॉर्मल सी पढ़ाई करनी है कि जस्ट ऐसे पेपर दे के पास वास होना है, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर बढ़िया सा ओलंपियाड की तैयारी करनी है, आगे जाके नीट या जेईई की तैयारी करनी है, तो बेटा आपको बेसिक अपना अच्छा करना ही पड़ेगा। तो देखो ये कुछ सिंबल हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। PO4 की बात कर लेते हैं बेटा। PO4 पे कितना होता है? 2- होता है ना। तो ये तुम्हें सिंबल थोड़े थे याद कर लेने चाहिए। ठीक है, बस इतने ही सिंबल मोर देन सफिशिएंट है जो आपको याद होने चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ये आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करो फटाफट, वापस से फिर हम वहीं चलते हैं। इतना नोट कर लिया? अब देखो, अब मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे कह रहा था कि एल्युमिनियम और क्लोरीन को अगर हमें पता करना है कि आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, तो बेटा एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, अभी पीछे मैंने आपको लिखवाया। क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, ये भी हमने अभी लिखा। हमने लिखा कि एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3 है। क्लोरीन कितनी है? 1। करना क्या है? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे बेटा। Al कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बेटा। Cl कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा बेटा। बेटा नहीं बेटा, देखो तो ये आ जाएगा। अरे आया भैया, आ जाओ। देखो एल्युमिनियम कितना लेंगे अपन? 1। Cl कितने लेंगे? 3। तो क्या बन गया? AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही अगर मान लो मैं तुमसे कह दूं कि एक अपने पास Mg भैया हैं और एक हमारे पास Cl भैया हैं। Mg की वैलेंसी जल्दी बताओ, मैंने पीछे लिखवाई है, 2 होती है। एक बात देख लो जल्दी से बेटा, मांगे मतलब Mg क्या मांगे? कुछ ना मांगे, कार मांगे। ठीक है, तो देखो Mg की वैलेंसी कितनी होती है? Mg की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। बेटा मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो Mg कितना लोगे? 1, Cl कितने लोगे? 2। क्या बनेगा बेटा? MgCl2। हाँ या ना? जल्दी बताओ, क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ तो, हाँ या ना तो बोलो कैसे यार, तुम लोग तो देख रहे हो, है ना। कोई बात नहीं, सॉरी मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ। देखो तो MgCl की रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा? MgCl2। AlCl की रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा? AlCl3। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, चाहो तो ये नोट कर लेना, और नहीं अगर आपको आता है तो इसे हटा देते हैं। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेन टॉपिक हमारा क्या था कि बैलेंस करना है किसे? हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा? केमिकल रिएक्शन वो होती है जहां पे दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दें और प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी बदल जाए, तो क्या बोलेंगे उसे? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट जैसे आप करते हो सिंबल का यूज करके, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। हाँ या ना? अच्छा ठीक है। तो देखो बेटा, जब आप Mg की रिएक्शन Cl से कराओगे तो एक बन जाएगा अपने पास MgCl2। मैंने क्या बोला? MgCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? MgCl2। और हाइड्रोजन गैस बेटा निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस ऐसे उड़ गई बेटा। अगर मैं एरो ऊपर के लिए बनाऊं मतलब गैस है, एरो नीचे के लिए मतलब सॉलिड है। क्या मेरी बात समझ लो? पीपीटी प्रेसिपिटेट। क्या बोल रहा है? पीपीटी प्रेसिपिटेट। तो अगर एरो ऊपर के लिए है तो क्या है? ये गैस। एरो नीचे के लिए है तो क्या है? सॉलिड। अब मेरी बात सुनो यार, देखो बात ऐसी है, अभी हमें जैसा नहीं पढ़ना सॉलिड गैस लिक्विड ये सब बात की बात ये से बैलेंस कैसे करें। तो आप करोगे क्या? आप इसमें जितने एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें लिखो। तो आप कहोगे सर एक तरफ Mg लिख लेते हैं, एक तरफ क्लोरीन लिख लेते हैं और एक हाइड्रोजन। तो एक तरफ तो मैंने क्या करा, एलिमेंट लिख लो, है ना, एलिमेंट कंपाउंड XYZ जो भी है। अभी तो फिलहाल अपने पास एलिमेंट ही है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ एलिमेंट। सुनते रहना। एक काम करते हैं, इसे अभी नीचे से हटा देते हैं। ओ शिट, ये क्या हो गया? ठीक है ना, हाँ इसे हटा देते हैं अभी यहाँ से। ठीक है, थोड़ी सी जगह की कमी होने की खातिर इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर लिखेंगे, Mg के नंबर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी है। देखो इधर, अरे चल जा यार। देखो एक तरफ अपन क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे अपन एलिमेंट, एक तरफ लिखेंगे रिएक्टेंट में कितने नंबर हैं, N.O का मतलब नंबर। इधर लिखेंगे प्रोडक्ट में कितने नंबर हैं उस एलिमेंट के। तो कौन कौन से एलिमेंट है इस पूरी रिएक्शन में? एक तो Mg है, एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट साइड में Mg कितना है? 1। क्लोरीन कितना बेटा? 1। हाइड्रोजन कितना बेटा? 1।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट साइड में Mg कितना बड़ा, 1, Cl कितना बड़ा, 2, हाइड्रोजन कितना बड़ा, 2। तो अब बात ऐसी है कि आपको बेटा बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे? सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो मेरी बात सुनो, रिएक्टेंट साइड में इधर Mg 1 है, प्रोडक्ट साइड में Mg 1 है, Mg को छूने का नहीं, बैलेंस ऑलरेडी। इधर देखो क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1 है, जबकि प्रोडक्ट में कितने क्लोरीन है, 2 एटम है क्लोरीन के। तो बेटा अगर यहाँ 2 करना है तो क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई कर दे 2 से। 1 2 कितना हो गया, 2 2 1, 2 2 1 1 है ना 2 2 1 कैसे हो जाएगा 2 2 तो 4 हो जाएगा, 2 1 1 है ना। तो 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लोरीन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन देखो, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2, इधर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, 1। तो हम क्या करें, हम ये करेंगे ना कि हम रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करते जाओ, जो यहाँ कर रहा हो यहाँ भी करते जाओ। तो तुमने रिएक्टेंट साइड में पहले तो क्लोरीन के लिए 2, तो इधर तुमने 2 करा, हाइड्रोजन के लिए 2 इधर कर दिया, ठीक है। अब इधर भी 2 आ गया, उधर भी 2 आ गया, Mg बराबर ही है। क्या रिएक्शन बैलेंस है, बोलो हाँ या ना बोलो। बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। Mg 1 Cl कितने हैं, 2, इधर जब 2 से मल्टीप्लाई करी 2 Cl हो गए, है ना। इधर भी 2 Cl, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यही हमें एनसीईआरटी ने बोला है। अच्छा, अब मान लो मैंने रिएक्शन लिखी N2 और प्लस H2 और गिव्स NH3, जो मैंने आपको पहले पेज पे लिख के दिखाई थी। मैं कह रहा हूँ रिएक्शन बैलेंस करो। एक बार तुम लोग वीडियो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर आप इधर देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। कैसे करोगे? इधर क्या लिखोगे, E का मतलब एलिमेंट, इधर लिखोगे रिएक्टेंट के नंबर उस एलिमेंट के, इधर लिखोगे प्रोडक्ट के नंबर उस एलिमेंट के, ठीक है। एलिमेंट कौन कौन है इस पूरी रिएक्शन में? तो यार एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन, बस 2 ही एलिमेंट है। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने बेटा, 2, देखो 2 इधर 2 इधर। अच्छा, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अब बेटा गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई कि देखो यार बात ऐसी है, बात कैसी है, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1 है, तो प्रोडक्ट में भी 2 कर लो। कैसे 2 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आ गया 2, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आ गया 2। अब देखो, अब बात ऐसी है कि जब तुमने मल्टीप्लाई 2 से करी तो 2 से मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई भी तो होगी। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये ऐसे लिखा है NH3, तो यहाँ H कितने थे, 3 थे। जब तुमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी तो H 3 दूनी 6 हो जाएंगी नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। 3 2 जाके तो 6 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करी तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई भी 2 से करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट में 6 हाइड्रोजन है, जबकि रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, तो तुम्हें रिएक्टेंट में कितने चाहिए, 6 चाहिए। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो यार, प्रोडक्ट में जब तुमने N2 रिएक्टेंट में कितना था, 1, प्रोडक्ट में कितना था, सॉरी रिएक्टेंट में 2 थे, प्रोडक्ट में 1 था, तो तुमने प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई 2 से कर दी। अब 2 N2 इधर आ गए, 2 N2 इधर आ गए। लेकिन जब तुमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी तो हाइड्रोजन पहले यहाँ पे 3 थे, देखो इधर 3 थे। जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई भी तो 2 से होगी, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हो गए 6, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2 ही है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, कितना आ जाएगा बड़ा, 6 आ जाएगा। इधर लो 6। ये क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? जल्दी बोलो हाँ या ना बोलो यार, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो कहोगे सर लग तो रही है, लग रही है और है भी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये 2 रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस कर ली है। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? क्या तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ोगे? जल्दी बोलो यार। और कितने बच्चों की ये रिएक्शन बिल्कुल सही थी, वो प्लीज एक बार प्यार से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ सर मेरी सही थी। ऐसे थम्स अप बना दो, ऐसे बॉडी बना दो, जो मर्जी है यार, बस इधर उधर की कोई बात मत लिख देना यार, है ना। चलें आगे गाइज, गाइज जल्दी बताओ, चलें आगे। इतना हो गया, चलो देखो। इतना करने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ, वही मेथड आपको अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया। क्या करोगे, एक तरफ लिखो एलिमेंट, तो मैं इधर लिख देता हूं कि मैंने यहां पे लिखा एलिमेंट, इधर लिखूंगा मैं रिएक्टेंट के नंबर, इधर लिखूंगा प्रोडक्ट में कितने नंबर है वो एलिमेंट हैं। तो देखो एलिमेंट कौन कौन सा इस रिएक्शन में, पीबी है बेटा, एन है और ओ है, 3 ही एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, रिएक्टेंट साइड में पीबी कितना है, 1 है, अरे सॉरी और भी एलिमेंट है भाई, ये तो बढ़ी जाएगी रिएक्शन, है ना। के भी है इधर, तो एक काम करते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अपने पास क्या था, एलिमेंट थे, और एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक अपने पास Pb है, एक अपने पास N है, एक अपने पास O है, और एक K है और एक I है, ठीक है। अब जरा देखो Pb कितने हैं बेटा, 1 है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन देखो 3 2 6, तो 6 हो गया। अच्छा हाँ, एक और बात सुनो यार, अगर ये ऐसा लिखा है कि NO3 का होल ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, और N की मल्टीप्लाई भी तो 2 से होगी, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2। समझ गया कि नहीं? जल्दी बोलो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 नहीं होगा, नाइट्रोजन कितने होंगे बेटा, 2 होंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया 2। पोटेशियम कितना है, 1 ही है, आयोडीन कितना है, 1 है, ठीक है ना, ठीक है।
अब प्रोडक्ट तो बनाए नहीं, तो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, पहले तो इनके आपस में रिएक्शन करा दो। तो बेटा देखो पीबी जब रिएक्शन करेगा KI से तो PbI2 बनता है, ठीक है ना, PbI2, और K रिएक्शन करेगा NO3 से बनेगा KNO3, क्या बनेगा KNO3। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस। तो पहले तो प्रोडक्ट में कौन कौन है जरा उसे एक बार लिख लेते हैं ना जल्दी से, और आई होप तुम लोगों ने रिएक्शन बैलेंस करी भी होगी। तो प्रोडक्ट में पीबी कितना है, एक ही है बेटा, एन कितने प्रोडक्ट में, एक ही है, ओ कितने हैं, ओ बेटा 3 है अपने पास, ओ 3 है, के कितना है, के 1 है, और आई कितना है, आई बेटा 2 है। तो क्या तुम मेरी बात समझ गए? अगर हम नीचे वाले रिएक्शन को इरेज कर दें, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच पा रही है अपने पास, हटाओ इसे, ठीक है। अब जरा सही से करते हैं, पोटेशियम कितना है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट पोटेशियम 1 हो गया, और प्रोडक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। अब आयोडीन देखो इधर कितना है, 1 है, उधर कितने बेटा आयोडीन 2 है। अब जरा इसे बैलेंस करो फटाफट फुर्ती में, क्या पीबी बैलेंस है, क्या पीबी बैलेंस है तो छो ही मत। एन कितने इधर, जल्दी बोलो, एन कितने हैं इधर, यहाँ पे कितने एन है, 2, उधर कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। तो कर दे मल्टीप्लाई बाय 2, कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन जब तुमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करी एन को 2 करने के लिए, ठीक है, इधर एन कितने थे, 2 थे, इधर तुमने, तो यहाँ पे के भी कितने हो गए 2। अभी तुमने प्रोडक्ट में कितने थे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गए, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा अगर तुमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करे तो ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हो गए, तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, यानी कि प्रोडक्ट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई, ये कितने हो गए 6 हो गए, ये कितने हो गए 2 हो गए, ये अब ये न्यू नंबर है, ये जो नया नंबर देख रहे हो ये हमारे पास मेन एलिमेंट है। अच्छा जी चलो आई की बात करें, आई कितने हैं यहाँ पे 2, लेकिन रिएक्टेंट में आई कितना 1, तो यार इधर भी 2 कर लेते हैं। तो इधर 2 करने के लिए क्या करो, आप इधर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर तुमने इधर 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ के भी कितने हो गए 2। तो एक बार बताओ, जब तुमने यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, के कितने हैं 2, के कितने हैं इधर भी 2, ये बैलेंस, हाँ या ना बोलो, ठीक है बेटा। इधर देखो ये बैलेंस, ये बैलेंस, जल्दी समझते रहो। ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो यार ऑक्सीजन इधर कितने 6, उधर भी कितने हो गए 6 हो गए, नाइट्रोजन इधर कितने 2, उधर भी कितने हो गए 2, पीबी कितना बैलेंस, तो ये 100% बैलेंस है कि नहीं, जल्दी बोलो यार, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बैलेंस है। क्यों, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या तुम लोग रिएक्शन बैलेंस कर लोगे? देखो कोई भी, देखो वैसे तो मैं तुम्हें इसका और भी थोड़ा सा तरीका बता सकता हूं, बट वो थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव मेथड हो जाएगा, और मैं अभी तुम्हें परेशान बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं अभी तुम छोटी छोटी आसान आसान चीजें सीखो, ठीक है। तो और भी रिएक्शन है, बट हमें क्योंकि यार एक वीडियो में इतना लंबा ज़्यादा नहीं खींच सकते, तो आप और रिएक्शन प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कि आपसे अब रिएक्शन बैलेंस हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। एंड आई होप अब आपसे रिएक्शन बैलेंस होंगी, आप ऐसे ही टेबल बना के करना, ठीक है ना। चलो इतना करने के बाद अब वापस से हम लोग चलते हैं अपने स्टार्टिंग वाले, जहां से हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट करा था। कहां से स्टार्ट करा था बेटा, कि हम लोगों ने चेंज पढ़ लिया था, हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, केमिकल इक्वेशन पढ़ ली, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बेटा केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? तो पहली केमिकल रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर रेडॉक्स रिएक्शन, फिर अपने पास आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है बेटा, सही कर लेना। यहाँ पे ये इसे ठीक कर देता हूँ, रुक जाओ मैं ये ठीक कर देता हूँ। एंडोथर्मिक, ये कभी कभी छोटी छोटी मिसप्रिंट जो है हो जाती हैं, है ना, कोई बात नहीं। देखो तुम लोग बताओ, न्यूज़ व्यूज़ देख रहे हो, मजे ले रहे हो इस समय, हैं? ज़्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। चलो इधर देखो, अब मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ रखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, जिनसे हीट निकलती है। हीट निकलती है मतलब डेल्टा एच जो होता है वो कैसा आता है बेटा, निगेटिव आता है। और एंडोथर्मिक क्या होती है, जहां हमें हीट देनी पड़ती है मतलब डेल्टा एच कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना बोलो बेटा, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन रिएक्शन को एक एक करके देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात अगर हम करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, क्या समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, ठीक है ना। तो भैया ऐसी रिएक्शन जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आओ पहले देखते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, CO को और O2 को आपस में जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा क्या बन गया अपने पास, CO2 बन गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन का। कैसे, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों ही गैस हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आपस में रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया अपने पास, CO2 बन गया। और कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है बेटा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखो तुम C प्लस O2 को रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, है ना। H2 प्लस O2 को रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो। लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो आपको कहोगे सर पहले वाली तो बैलेंस है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। तो करो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो करके दिखाओ जल्दी से। तो आपको देखो H इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, लेकिन O इधर कितने हैं, इधर O है 2, इधर O है कितना 1, तो इधर भी 2 कर लें, कर लिए। लेकिन जैसे ही तुमने इधर 2 O करे तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने होंगे, 4,
अबे 2 2 सा कितना होगा, 4 ही तो होगा, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने कर दो, 4। अब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है, जल्दी बताओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, मैंने तुम लोगों को एक बात बताई, मैंने कहा देखो यार, एक तो हो गया रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल A प्लस B 2 रिएक्टेंट है, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी और C प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या बनाया, C। रिएक्टेंट कौन है, A प्लस B। रिएक्टेंट कौन होते हैं, जो आपस में रिएक्शन करते हैं, और प्रोडक्ट क्या, जिसका फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, प्रॉपर्टी चेंज हुई होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया होगा, ठीक है, हम मानते हैं। अब आप लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा वर्ड और सुना होगा, दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। तो मुझे बताओ व्हाट इज अ कैटलिस्ट। क्या तुम लोगों ने पढ़ा है कि कैटलिस्ट क्या होता है, बताओ, सुना है कभी कि व्हाट इज कैटलिस्ट। केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी मैं कहां से आया हूं, तो मैं अभी आया हूं नोएडा से, ठीक है ना। मैं कहां को आया हूं, तो मैं आया हूं ग्रेटर नोएडा, है ना, बड़े नोएडा में आ गया, ग्रेटर नोएडा में। तो यार अब हिमांशु सर नोएडा से लेके ग्रेटर नोएडा तक आए, और मैं बता दूं कि जहां पे मेरा घर है गौर सिटी, मैं बताना चाहिए कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, कौन से यहाँ पे आयरन मैन थोड़े ना है, देखो गौर सिटी से लेके और अपनी जहाँ पे कोचिंग है ना, ओम टावर सपोज, ठीक है ना, ओम टावर, ओम टी लिख दिया मैंने यहाँ तक। तो गौर सिटी से लेके यहाँ तक का सपोज डिस्टेंस जो है वो है 25 किलोमीटर, सपोज क्या इतना ही है, ठीक है ना, बहुत ध्यान सुनो। अब यार अगर मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए अपने घर से लेके यहाँ तक आया हूँ तो मुझे कितनी दूर चल के आना पड़ा है, 25 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लेके नोएडा से लेके ग्रेटर नोएडा तक आने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। या तो मैं मेट्रो से आऊँ, या तो मैं बाइक से आऊँ, या तो मैं कार से आऊँ, या तो मैं पैदल आऊँ। अब मेट्रो वाला ऑप्शन हटा देते हैं क्योंकि मैं मेट्रो प्रेफर नहीं करता, ठीक। अब बचा कौन कौन से ऑप्शन, या तो कार बची, या बाइक बची, या फिर पैदल बचा। तो अब देखो मेरी बात सुना बहुत ध्यान से, अगर मैं बाइक से आता हूं मान लो, ठीक है ना, अगर मैं पहला ऑप्शन क्या है कि मैं यहां से यहां तक आ गया बाइक से। अब आप लोगों को पता है कि दिल्ली में बेटा कितना ट्रैफिक होता है, नोएडा में भी बहुत ही है ट्रैफिक। तो अगर मैं बाइक से आता हूं तो फायदा यह है कि बाइक में मैं स्पीड ज्यादा मेंटेन कर पाऊंगा, बिकॉज जाम से हम किनारे से ऐसे साइड से निकाल लेंगे। तो सपोज मैं बाइक से आया तो मुझे आने में ओनली 30 मिनट लगे, सपोज, जस्ट सपोज, है ना। अब मैंने बोला कि नहीं यार बाइक से नहीं, मैं कार से जाता हूँ। जैसे आज मैं रियल में कार से ही आया तो मुझे कार से क्या हुआ, टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है। अब मैंने बोला कार प्रेफर करते हैं। अब मान लो कार से क्या हुआ, कार से आने क्या होगा। अब देखो वैसे तो कार ठीक है, आप कहोगे आप कार तेज भगा सकते हो, लेकिन तेज भगा तब सकते हो जो आपको खाली रोड मिले, और जिस इलाके में हम लोग रहते हैं यहाँ डेंस, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड है कि उतना खाली रोड नहीं मिलता। तो अगर मैं कार से आ रहा हूँ तो मैं भगा सकता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन भगाएंगे किसके ऊपर, मतलब रोड खाली भी तो होनी चाहिए, किसी के ऊपर तो चढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब अगर मैं कार से आऊँगा, मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, तो मुझे हो सकता है 40 मिनट लग जाए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा जाम ज्यादा कार में हम लोगों को फील करना पड़ता है। बट व्हाट इफ कि आज मेरा मन है कि चलो पैदल आते हैं, अब 25 किलोमीटर में पैदल आ रहा हूं, तो बताओ कितनी देर लगेगी। तो तुम कहोगे सर अप्रॉक्स आपके ऊपर कितनी देर में आते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटे तो लगेंगे। मान लो मैं कह रहा हूं 5 घंटे लग रहे हैं। तो देखो इनिशियल स्टेट क्या थी, ए क्या था, नोएडा, बी क्या है बेटा, ग्रेटर नोएडा। रिएक्शन में रिएक्टेंट ए था, प्रोडक्ट क्या है, बी है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। एक बार आप पैदल चल के आ रहे हो तो आपको 5 घंटे लग गए, मतलब मैं चल के आ रहा हूं ऑब्वियसली। एक बार हम कार से आ रहे हैं तो हमें 40 मिनट लग गया, एक बार हम बाइक से आ रहे हैं तो हमें 30 मिनट लग गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज तीनों प्रोसेस में क्या चीज चेंज हो रही है, तो आपको सर टाइम। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या चेंज हो रहा है। देखो नोएडा, तीनों केसेस में हम नोएडा से ग्रेटर नोएडा ही आ रहे हैं, बट टाइम बदलता जा रहा है। पैदल आने पर टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है, कार से आने पे टाइम थोड़ा कम लग रहा है, बाइक से और भी कम लग रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज यही कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम भी यही होता है कि रिएक्शन को जल्दी करा दे, है ना। ए से बी बन रहा है मान लो 5 मिनट में, तुमने कैटलिस्ट यूज करा, ए से बी बन गया 2 मिनट में। तो कैटलिस्ट ने क्या करा, कैटलिस्ट ने रिएक्शन की रेट को फास्ट कर दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, जल्दी बोलो। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज एन कैटलिस्ट, क्या होता है, तो आप बोलोगे कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो पार्ट है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। ध्यान रखना, कोई टीचर बोलते हैं घटा देता, घटाने का काम कैटलिस्ट का नहीं होता है, घटाने का काम होता है पॉइजन का, है ना। लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। तो बताओ इन तीनों में सबसे बेस्ट कैटलिस्ट कौन सा है, बाइक, कार या पैदल।
तो आप कहोगे सर बाइक, क्यों? क्योंकि बाइक में आपका टाइम सबसे कम लग रहा है, तो रेट क्या है? फास्ट होगी। रेट का मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, है ना। ए से बी बनने की जो वेलोसिटी है वो क्या है? सबसे ज्यादा किस में आ रही है? बाइक में आ रही है। तो क्या तुम लोगों को कैटलिस्ट वाली बात समझ में आई कि व्हाट इज ए कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या करता है? अपनी सरफेस प्रोवाइड कराता है किसी रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट कौन थे? हम, है ना। अब रिएक्टेंट क्या है? हम है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा रिएक्टेंट नहीं है, नोएडा रिएक्टेंट तो हम है। हम बैठ के आए ना कार के ऊपर, तो कार ने क्या करा? मुझे अपनी सरफेस दी और बोला बैठो इस पे। हम बैठे, जूम से एकदम है पहुंचा दिया, यहाँ पे चला के हम ही लाए, बट हमने क्या करा? बेड के ऊपर। एक और बात आपसे पूछा जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो आंसर इज नो, कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। कि आप सोचो कि रिएक्शन स्टार्ट हुई, कैटलिस्ट इन्वॉल्व हुआ, अब रिएक्शन खत्म, कैटलिस्ट खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार के ऊपर हम बैठे, कार और मेरी रिएक्शन हो गई, कार मेरे अंदर घुस गई, हम कार के अंदर घुस गए और खत्म, है ना। जब यहां आए तो कार खा गए हम, ऐसा नहीं होगा। कार तो अभी भी नीचे ही खड़ी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कार का काम था सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड कराना और हमें जल्दी पहुंचाना, दैट्स इट। कैटलिस्ट का काम भी यही है, अपनी सरफेस पे रिएक्टेंट को बैठाएगा, कहेगा चलो जल्दी पहुंचा देते हैं तुम्हें, बस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कैटलिस्ट, तो आप क्या बताओगे? कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देता है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कई सारी रिएक्शन आपके सामने लिखी हैं, और ध्यान रखना जब भी रिएक्शन लिखोगे तो आप क्या करोगे? तो आप उसे बैलेंस करके ही लिखोगे, ठीक है ना। चलो अब देखो अगली रिएक्शन, देखो ये तो हो गया ना। नेक्स्ट देखो, सेकेंड हेडिंग आती है अपने पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, है ना। अगर आपने किसी कंपाउंड को हीट की प्रेजेंस में ब्रेक कर दिया, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक कर दिया, या फोटोलिसिस की प्रेजेंस में ब्रेक कर दिया, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो देखो डिकम्पोजिशन की अगर बात करेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पहली कौन सी होती है? पहली होती है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, या फिर जिसे तुम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा फोटोलिसिस या फोटोलाइसिस बोलते हो इसे तुम। फोटोलिसिस का मतलब, फोटो का मतलब फोटोन, फोटोन का मतलब सनलाइट, है ना। सूरज चाचा दिखते हैं सुबह तो उनसे जो एनर्जी आती है फोटोन, फोटोन वेव की फॉर्म में, है ना, वही फोटोन को फोटोलिसिस। लिसिस का मतलब क्या होता है? देखो ये जो लिखा हुआ है LYSIS, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग। क्या मतलब? ब्रेक डाउन, है ना, ब्रेकिंग। ब्रेक लगाने वाला ब्रेक नहीं, टूटने वाला ब्रेक, है ना, टूट जाने वाला ब्रेक। तो लाइसिस का मतलब ब्रेक, फोटो का मतलब धूप, धूप धूप। देखिए जादू वाली मूवी हो, क्रिश वाली, क्रिश की पहली पार्ट, उसमें होता है ना जादू, कहता धूप धूप, वही वाला। फोटोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ दो, और थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट, आग, है ना, अग्नि, अग्नि के थ्रू। तो मैंने क्या करा? PbNO3, इसका नाम क्या है? लेड नाइट्रेट। बोलो इसका नाम, इधर देखो मैं इधर लिखता हूँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम है लेड नाइट्रेट। तो मैंने क्या करा? मैंने लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया। अच्छा एक और बात सुनना, आज के बाद तुम याद रखोगे केमिस्ट्री के अंदर अगर हम हीट बोल रहे हैं तो हम हीट को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर तुम्हें ये ट्रायंगल दिख जाए इल्यूमिनाटी का ठीक है, तो अगर तुम्हें ये ट्रायंगल दिख जाए तो ध्यान रखना, इस ट्रायंगल का मतलब केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? हीट होता है। समझ गए? समझ गया कि नहीं? तो अगर कहीं पे ये हीट लिखा हो या ट्रायंगल का साइन बना हो, इसका मतलब हीट ही होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, या फिर मैं इसे ऐसे भी बना सकता था। इसका मतलब क्या है? हीट दे रहे हैं हम लोग। अच्छा मैंने क्या करा? लेड नाइट्रेट को हीट दिया, तोड़ दिया, क्या बना? लेड ऑक्साइड बना, और NO2 बना, और क्या बना? O2 बना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब हम देख लेंगे कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखो यार, लेड नाइट्रेट जो होता है वो कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का। अब बना क्या तुम्हारे पास? PbO। PbO कैसे कलर का होता है? येलो कलर का, है ना, जिस कलर से मैंने लिखा यही येलो कलर का। और NO2 कैसा होता है? ये होता है बेटा ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का होता है ना, ब्राउन कलर का। तो देखो इनकी प्रॉपर्टीज में पहला चेंज तो कलर में ही आ गया, है ना। तो आपने पढ़ रखा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है जहां पे प्रॉपर्टी बदलती है। तो पहला देखो, पहली प्रॉपर्टी तुम ऐसे देखो कि कलर ही बदल गया। PbNO3 कैसा था तुम्हारा? लेड नाइट्रेट कैसा था? व्हाइट कलर का। जैसे ही हमने इसे तोड़ा PbO बना, कैसे कलर का है? येलो कलर का। और क्या निकला? NO2 कैसे कलर का? ब्राउन। एक और बात भी है, जितनी गैसेस है ना उसमें NO2 ही एक ऐसी गैस है जो ब्राउन कलर की होती है। इस बात को ध्यान रखना। एक्टिविटी तुम्हें दे रखी है तुमसे, उसमें देखना अपनी एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है कि जो लेड नाइट्रेट होता है उसे हीट करते हैं तो एक येलो कलर का कंपाउंड बनता है, फिर एक गैस निकलती है जो ब्राउन कलर की होती है। वो कौन सी गैस है बताओ? तो एक ही गैस है, याद रखना कौन सी होती है? NO2 ब्राउन कलर की। और O2 का कोई कलर नहीं होता, O2 एक कलरलेस गैस है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन यहाँ पे भरी हुई दिख रही है तुम्हें?
हैं? बताओ, तुम सांस ले रहे हो, आस पड़ोस में ऑक्सीजन है, दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही है, ठीक है। अच्छा, और बताए, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो एक बार बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ब्रेक कर दें, अगर हम तोड़ दें, क्या बनेगा? तो बनेगा CaO प्लस का CO2 क्या है? गैस है बेटा। CaO क्या है? सॉलिड है। CO3 क्या है? सॉलिड है। तो ये क्या है? इसका नाम होता है क्विकलाइम, है ना। इसका तुम उसमें भी एक रिएक्शन पढ़ सकते हो। देखो इधर, पहले वाला देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन की 2 रिएक्शन हो गई। कौन सी? एक लेड नाइट्रेट वाली और एक कैल्शियम कार्बोनेट वाली। इसका नाम लिखो, इसका नाम है CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट। जब तुम इसे हीट करोगे तो CaO बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट देखो, जैसे अब ये दीवार यहाँ पे व्हाइट कलर की है, मैं कैमरा घुमा के दिखा नहीं सकता, नहीं तो हम दिखा देते। तो तुम अपने घरों में देखो, अगर व्हाइट कलर की है तो देखो यार, जब वो ऐसा होता है ना कि जब पेंटिंग होती है तो व्हाइट कलर वो तुरंत नहीं चमकता है, थोड़ी देर बाद चमकता है। तुमसे पूछा था क्यों चमकता है? CaCO3 की वजह से ही चमकता है ना। एक रिएक्शन देखो तुम्हें यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली कहाँ गया, ये देखो कॉम्बिनेशन में देखो, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, है ना, या एक काम करते हैं, अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, है ना, ये देखो इधर देखो, अबे चल जा, तो अगर मैं CaO की रिएक्शन करा दूं H2O से, तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो यार अब तो लोग अमीर हो गए, सही बताएं तो, है ना, अब तो लोग हो गए अमीर। तो अब वो आता प्लास्टिक पेंट, बर्जर सीमेंट, नहीं सॉरी सीमेंट नहीं हो गया अपना, कौन सा पेंट होता है? एशियन पेंट वेंट, है ना, ये सब होता है। पहले के लोग क्या करते थे? चूने की पुताई करते थे घर में। पुताई जानते हो? पेंटिंग ऐसे करके, तो वो चूने की पेंटिंग कर देते थे। तो उसमें होता पता क्या था? देखो यही होता था, वो स्लेक्ड लाइम, जो तुम स्लेक्ड लाइम देख रहे हो, इसी की पेंटिंग होती थी। तो मैं क्या बता रहा था यार, एक तो ये गजनी वाली बीमारी लग गई मुझे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, CaO की रिएक्शन CO2 से कराए, तो हाँ ये बता रहे थे कि जब तुम उसे पेंटिंग करते हो, तो जब आपने आज पेंटिंग, अभी पेंटिंग हुई तुम्हारे कमरे में, ऐसे कर पेंटिंग हो गई, तो जब तुम पेंटिंग करोगे तो तुरंत वो एकदम चमकेगा नहीं, लेकिन एक दिन बाद जब वो सूख जाएगा तो एकदम से वो चमकेगा, बहुत तेज, एकदम व्हाइट कलर दिखने लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो CaOH का होल ट्वाइस बना, देखो ना, ये जो तुम्हारा स्लेक्ड लाइम बना जिसकी तुमने पुताई की थी, इसी को कहते हैं बेटा वो चूना, जिससे पेंटिंग होती है वो यही होता है, ठीक है। तो जब तुमने चूने से पेंटिंग कर दी तो ये होता क्या है, एनवायरनमेंट में कौन प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये उससे रिएक्शन कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये बनाता है CaCO3। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? यही होता है व्हाइट कलर। ये भी NCERT में तुम्हें बेटा दे रखा है, ठीक है ना। NCERT की जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसे अपने पास, क्या होता है एक्टिविटी, उसमें ये लिखा हुआ है कि बताओ कि जो पेंटिंग होती है वो 1-2 दिन बाद वो एकदम से व्हाइट कलर का क्यों चमकने लग जाता है? इसी की वजह से, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका होता है। कैसे बनता है? तो जो तुमने पेंटिंग करी पहले वो गीला गीला था, उसने किससे रिएक्शन कर ली? CO2 से। क्या बना लिया? CaCO3। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना बोलो। रिएक्शन को बैलेंस करना, कंप्लीट करना तुम्हारा काम है, ठीक है। चले आगे, ठीक है। तो आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली, आपने उसके बाद कौन सी रिएक्शन पढ़ ली? उसके बाद आपने पढ़ ली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब चलते हैं हम लोग अगली रिएक्शन, लेकिन अगली रिएक्शन से पहले मेरी बात सुनो। देखो अभी मैंने आपको बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की है? 3 टाइप की, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलिसिस, एक फोटोलिसिस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ये रही तुम्हारे सामने, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट ये वाला लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। अब आते हैं अपन सेकंड वाले पे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पे। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक कर देना, ठीक है ना। तो एक तो पहले तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे ये ऐसा लिखा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये हटाओ, इसे हटाओ यहाँ से, जल्दी हटाओ, जल्दी हटा दो बेटा, ठीक है। देखो अब हम कर क्या रहे हैं? हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हमारा काम है तोड़ना, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को क्या करा? तोड़ा, है ना, यही तो करा। तो वही काम हम कर रहे हैं। तो हम किसे तोड़ रहे हैं? हम तोड़ रहे हैं फिलहाल तो वाटर को, H2O को, ठीक है। किस में बनेगा बेटा? H2 में प्लस का O2 में। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 बार हम लोग रिएक्शन बैलेंस कर चुके हैं। अब एक बार बताओ ये प्रोसेस होता कैसे है? तो बेटा ये प्रोसेस ऐसे होता है, तुम ये हटाओ, इधर मत देखो, ऐसे मत देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम लोगों ने काम करा है ऑलरेडी, है ना, तुम लोगों ने काम ऑलरेडी कर रखा है। कैसे? सर्दियां आती हैं तो नहाने में आफत आ जाती है, स्पेशली मैं ये बात बॉयज़ से कह रहा हूँ, तो गर्ल्स इस बात को बिल्कुल भी अपने ऊपर ना लें, ठीक है ना। तो हम लोगों को बॉयज़ को ज़्यादा नहाना अच्छा नहीं लगता, मतलब अभी तो गर्मी में तो नहाना अच्छा लगता है, बट सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बट फिर भी मम्मी वगैरह घर में आफत करते हैं कि नहा लो नहा लो नहा लो, तो हम लोग क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं। अब पानी गर्म 2 तरीके से होता है, या तो गीजर से या तो रॉड से। अब रॉड पे आते हैं, तो तुमने क्या करा? एक बाल्टी ली, बाल्टी में पानी भरा, उसमें लगाई रॉड, याद है घर में गर्मियों, अरे यार सर्दियों में लगाते ना रॉड, तो वो रॉड लगाई और उसे बिजली में ऐसा करके ऑन करा। तो वो रॉड कर क्या रही है? वो रॉड वाटर के मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस ही तो कर रही है। क्यों? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग,
तो तुम वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हो थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी। हाँ या ना बोलो बेटा, हाँ या ना बोलो, यही तो हो रहा है। तो देखो यही चीज है कि तुमने वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करा, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी इसकी, तुमने क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस, और टूट गया किसमें, H2 में और O2 में। अब देखो यार होता क्या है, इसे अब यहां पे समझो। तो मैंने क्या करा, एक बीकर ले लिया, बीकर में मैंने बेटा 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक एनोड और एक कैथोड। ये कौन है, ये है एनोड, कलर बदलना पड़ेगा बेटा। देखो ये कौन है, ये है एनोड, ये कौन है, ये है कैथोड। देखो वैसे तो अगर मैं तुम्हें सच बात बता दूं, जो कि तुम्हें लाइक शायद टीचर ना बताएं, क्योंकि वो कहेंगे कि अरे यार ये तो बड़े लेवल की चीज़ बता दी, तो एनोड और कैथोड को हम लोग चार्जेस के बेसिस पे डिसाइड नहीं करते। जैसे शायद तुम लोगों ने 9th में पढ़ रखा होगा कि एनोड वाला इलेक्ट्रोड होता है जहां पॉजिटिव होता है, कैथोड पे निगेटिव होता है। कि कैथोड कैसा है, कैथोड पे निगेटिव चार्ज, अरे भैया चल जाए यार, कैथोड पे निगेटिव चार्ज है, और एनोड पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इन जनरल ऐसा बोला जाएगा, लेकिन यार मैं तुम्हें सच बताऊं, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब वैसे अगर मैं 10th लेवल पे बोलूं तो सही भी है, बट यार क्यों गलत बात कहनी है। देखो सीधी बात ये है, अभी तुम जैसे 10th से 11th में जाओ, ये बात टीचर तुमसे कह देगा, मुकर जाएगा अपनी बात से कि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो यार रेडॉक्स में तुम थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हो, तो वहां पे तुम सेल पढ़ते हो। तो अब सेल 2 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल से, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि एनोड पे निगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव होता है। जबकि तुमने क्या पढ़ा, तुमने एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे निगेटिव पढ़ा, तो इसका मतलब चार्ज तो बदल जा रहा है। तो जो चीज बेटा कांस्टेंट है ही नहीं, उसके बेसिस पे हम कैसे कह देंगे कि एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे निगेटिव होता है। तो वी कैन नॉट डिफाइन एनोड एंड कैथोड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। ये बात मेरी याद रखोगे। तो तुम कैसे डिसाइड करते हो, तो तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है बेटा, एन ऑग्स रेड कैट, लाल बिल्ली देखी बेटा वैसी है ना। देखो एन ऑग्स रेड कैट, तुम आज का तुमसे कोई भी पूछे, तुम कहोगे सर एनोड जो है, एनोड वो वाला इलेक्ट्रोड होता है जहां पे होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और रेड का मतलब होता है रिडक्शन। और रिडक्शन क्या है, रिडक्शन ऐसा एक प्रोसेस है, रिडक्शन जो कहां पे होता है, कैट का मतलब कैथोड पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो एनोड और कैथोड में यही फर्क है, एनोड वाला इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होगा। तो आज के बाद दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी तुमसे टीचर आके पूछ दे कि बेटा इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक है होने दो, अब बताओ एनोड क्या है, कैथोड क्या है, तो कभी भी ये बात आप मत बोलना कि एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे निगेटिव, क्योंकि ये चीज अभी से ही आगे गलत हो जाएगी। ओलंपियाड तैयारी करो तो गलत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप ऐसे मत बोलो। आप किसी को एक्सप्लेन जब करो तो आप यही बोलोगे कि एनोड वो वाला इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड वाला इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन होगा। ट्रिक क्या याद रखोगे, एन ऑक्स रेड कैट। हाँ फिलहाल हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें हमने बैटरी अपने आप से लगाई है, हम बैटरी लगा के एनर्जी ऑलरेडी दे रहे हैं। पहली बात तो तुम एनर्जी दे रहे हो तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडो की एक्सो। तो पहली बात ध्यान रखना, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहीं धोखे में क्या हो, ये एक्सोथर्मिक होती नहीं होती है, हम बैटरी लगा के एनर्जी ऑलरेडी दे रहे हैं। अच्छा हम क्योंकि बैटरी लगा रहे हैं तो बैटरी के टर्मिनल हमारे हाथ में है, तो इस वाले पे हमने लगा दिया पॉजिटिव, इस पे लगा दिया हमने निगेटिव। अब होता क्या है, अब तुमने क्या करा, अब तुमने इसे वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोलिसिस करके ब्रेक करने लगा। इसमें पानी भरा हुआ है और तुमने इलेक्ट्रिसिटी देके इसे तोड़ना चालू करा। टूटेगा किसमें, H2 में और O2 में। अब H2 कहां जाता है, H2 जाता है बेटा कैथोड पे। कहां जाएगा, कैथोड पे। O2 कहां जाता है, O2 जाता है बेटा एनोड पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि एनोड पे कौन गया और कैथोड पे कौन गया। तो तुम्हें एक मोमबत्ती लेनी है और ऐसे करके एक चादर ओढ़नी है, ऐसे करके, ठीक है। देखो एक चादर ऐसे ओढ़ी, सॉरी यार गाइस, एसी शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही तेज कर दिया। देखो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने घर वालों को जादू दिखाना है। तुम क्या करोगे, एक चादर ओढ़ना ब्लैक कलर की, एक मोमबत्ती हाथ में ऐसे जलाना, टिंग डिंग 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 ऐसे करके। और मोमबत्ती जब जला दी तुमने, सॉरी हाँ मोमबत्ती जलाई, और तुम क्या करोगे, ये जो तुमने बीकर लिया था, अब जब तुम कैथोड के पार लेके जाओगे इधर, तो पफ 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 ऐसे आवाज़ आएगी, है ना, पॉफ साउंड, है ना। कैसी आवाज़ आएगी, पफ साउंड की। आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताओ। एक पफिंग साउंड आएगा, पॉफ साउंड आएगा कि नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉफ साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही तुम मोमबत्ती को कैथोड के पास ऐसे जाके दिखाओगे, पफ 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 पट 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 ऐसे आवाज आने लग जाएगी, समझ रहे हो। फिर तुम कहना कि अब देखो दूसरा जादू देखो, फिर तुम इसे लेके जाना एनोड की तरफ। एनोड पे कौन है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करता क्या है, ऑक्सीजन आग को और अच्छे से जलाएगा। तो जब तुम मोमबत्ती को यहाँ पे लेके जाओगे एनोड के पास, एनोड पे बैठा कौन है, ऑक्सीजन, तो ये जो मोमबत्ती है ना ये और ब्राइटली जलने लग जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, जल्दी बोलो गाइस। तुमने चादर डाली हुई है ना, घर में कुछ तो करो, डराओ कम से कम लोगों को, बच्चों को, बच्चे खा जाओ, कुछ तो करो। कैसे जिंदगी जी रहे हो। तुमने मोमबत्ती ली, मोमबत्ती लेके तुम पहले गए कैथोड के पास, वहाँ पे पट 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 ऐसा आवाज आएगी, किसकी है, हाइड्रोजन की, पॉफ साउंड के साथ। फिर तुम एनोड पे गए, ये मोमबत्ती और तेज जलने लग गई एकदम से, लोग चौंक जाएंगे, अरे बच्चा हमारा जादू है, समझ गए।
लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल हो ये रहा है कि जब तुम मोमबत्ती को कैथोड के पास लेके आ रहे हो तो कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कैसे साउंड पट 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 साउंड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए यहाँ पे पॉप साउंड सुनाई देगा। और जब तुम एनोड के पास लेके जाओगे तो एनोड पे कौन लगा हुआ है बेटा, O2 मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो मोमबत्ती जो है और ब्राइटली जलने लग जाएगी। और बेटा ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ ब्रेकिंग थ्रू दी इलेक्ट्रिसिटी, तोड़ना। जैसे कल हम लोगों ने मतलब कल नहीं, जब भी अभी वार चल रहा था ना इंडिया पाकिस्तान का, तो इंडिया कैसे तोड़ रहा था पाकिस्तान को, मिसाइल से या बम से। अब कैसे तोड़ रहे हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ रहे हैं, ठीक है, समझ लो फिलहाल के लिए। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चले आगे बेटा गाइस, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं, चलो आगे देखो। इसके बाद अगर हम बात करें फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब, फोटो का मतलब तो फोटोन। देखो यार पहले तुम्हें याद दिखाई देते हैं, ये रहे कौन, ये कौन है बताओ, जल्दी देख बताओ। ये है बेटा अपने सूरज चाचा, सन, फिर उसका मरकरी, वीनस, अर्थ, मास। इधर देखो, ये कौन है, मरकरी है, फिर कौन है, वीनस है, फिर कौन है, अर्थ है, फिर कौन है, मास है। ये रही अपनी अर्थ। अब यहाँ से सन से लेके अर्थ तक लाइट आती है स्ट्रेट लाइन में, ऐसे नहीं आती लाइट आती है वेव की फॉर्म में, है ना बेटा। वेव जानते हो, वेव जानते हो, एक रस्सी पकड़ी, एक रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो, पकड़ी, ये लो। अब मैंने उस रस्सी को ऐसे कर दिया तो रस्सी ऐसे होगी, उसे कहते हैं वेव, ठीक है। तो लाइट आती है वेव की फॉर्म में, ये अर्थ तक आ गई। लेकिन एक्चुअल में लाइट ऐसे भी नहीं आती है, लाइट वेव की फॉर्म में तो आती है, लेकिन लाइट ऐसे, मैं कहाँ बनाऊं, मैं अर्थ को थोड़ा इधर घुमा दें, अर्थ रोटेट करते करते इधर आ गई, रोटेट नहीं रिवॉल्यूट करते करते, है ना। अब देखो स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करेगी लाइट, लेकिन लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये ऐसे। लाइट एनर्जी के छोटे छोटे टाइनी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। उन्हीं टाइनी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, उन्हीं टाइनी पैकेट्स को हम कहते हैं फोटोन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, जल्दी बोलो, ठीक है। तो फोटोन क्या है, फोटोन कुछ नहीं है, जो धूप देख रहे हो वही फोटोन है। सन से जो धूप निकल के तुम्हारे ऊपर पड़ रही है वही क्या है, वो फोटोन है। वो एक फोटोन एनर्जी लेके आ गया और तुम्हारे ऐसे हाथ के माथे पे लग रहा है, वही फोटोन है। अब अगर हम फोटोन के थ्रू किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दें तो उसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर आपने धूप के थ्रू किसी मॉलिक्यूल को तोड़ दिया तो उसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे यहां पे देखो एक रिएक्शन लिखी हुई है, AgCl का सॉलिड था, हमने इसे जस्ट सनलाइट में रख दिया। देखो इधर, ये तुम्हारे पास कटोरा है बेटा, ठीक है, और इस चाइना डिश लिखा हुआ, कटोरा हिंदी में कहते हैं हम लोग, चाइना डिश कुछ नहीं, ये कटोरा है। कटोरा के अंदर कौन है बेटा, कटोरे के अंदर है सिल्वर क्लोराइड, है ना। ये क्या है, ये था अपने पास AgCl। तुम्हें येलो कलर इस पे दिख नहीं रहा होगा, आंखें चुभाने वाला कलर तुम्हें डालते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा लाल कलर लिखते हैं यहाँ पे। देखो ये कौन है बेटा, ये है AgCl। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तो रेड लिखा है, लेकिन AgCl होता है कैसे कलर का, व्हाइट कलर का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो मैंने ये देखो सनलाइट आ रही है, धूप ऐसा आ रही, धूप ये आ रही, धूप आ रही है, और इस कटोरे में क्या रखा हुआ है, कटोरे में रखा हुआ है AgCl। तो AgCl का कलर कैसा था, व्हाइट। लेकिन जब सनलाइट इस पे पड़ी, देखो इधर देखो रिएक्शन देखो, ये था AgCl, और AgCl पे जब तुम्हारे पास सनलाइट HNu पड़ा, HNu का मतलब हीट पड़ी, है ना, सनलाइट पड़ी, मैं लिख रहा हूँ HNu का मतलब फोटोन होता है, फोटोन की एनर्जी को HNu बोलते हैं बेटा। लाइट धूप पड़ी तो ये टूट गया, ये टूटा किसमें, ये टूटा Ag में और Cl2 में। Cl2 निकल गया। क्लोरीन क्या है, गैस है, जितनी भी गैस है लिविंग नेचर की होती है, मॉलिक्यूल को लीव करके भाग जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ से निकल गया, बचा कौन, सॉलिड। अब ये कौन सॉलिड है, सिल्वर, और सिल्वर का कैसा कलर होता है बताओ, सिल्वर का कलर होता है सिल्वरी ग्रे, है ना। तो कैसा कलर दिखेगा तुम्हें, ग्रे कलर का। तो जो तुम ग्रे कलर का सिल्वर देखते हो वो क्यों हुआ, उसका जो कलर है वो क्यों चेंज हुआ, तो उसका कलर चेंज हुआ क्योंकि वहां पे हमने क्या करा दिया, फोटो डिकम्पोजिशन करा दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या था, AgCl का कलर कैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर। इसे तुमने सनलाइट दिखाई, सनलाइट से बन गया क्या, ये बन गया तुम्हारे पास Ag सॉलिड, और Ag सॉलिड का कलर कैसा होता है बेटा, ग्रे कलर, ठीक है ना। और इधर क्लोरीन गैस जो है वो निकल गई यहाँ से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो तुमसे ये भी एक्टिविटी में पूछा जाता है कि हम लोग AgCl को डार्क कलर की बॉटल में क्यों रखते हैं, मुझे बताओ जल्दी बताओ। मैं कह रहा हूं कि हम लोग AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में क्यों रखते हैं। तो आंसर है कि भैया डार्क कलर की बोतल में नहीं रखोगे तो सनलाइट से रिएक्शन होगी, और जैसे ही AgCl ने सनलाइट से रिएक्शन करी तो ये Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन भाग जाएगी निकल के। क्लोरीन एक लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप वो होते हैं जो मॉलिक्यूल को लीव कर जाते हैं, क्लोरीन भाग जाएगी, बचा कौन, सिर्फ Ag सॉलिड। और Ag सॉलिड का कलर कैसा होता है, ग्रेइश, ग्रे कलर होता है, सिल्वरी ग्रे कलर। समझ गए कि नहीं, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो व्हाइट कलर कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रे कलर में। तुमसे पूछेगा ग्रे कलर क्यों हुआ, तो तुम बोलोगे क्योंकि AgCl डिकम्पोज हो गया, है ना, और AgCl का कलर था व्हाइट और Ag का कलर होता है ग्रे, इसलिए हुआ। तो ये भी आपकी एक्टिविटी है। तो जल्दी बोलो, क्या तुम लोगों को फोटो डिकम्पोजिशन आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो यार, ठीक है। अगर आ गया तो आगे चलते हैं।
अब देखो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ डेड प्लांट, डड नहीं डेड डेड प्लांट मटेरियल्स ब्रेकिंग डाउन। भैया देखो ऐसा है, तुमने ये क्या है बेटा, देखो ये मौसम्मी या संतरा कुछ तो है, संतरा है, अब तुम ये रखा रहने दो, तो ऐसा है कि आज हम संतरा लेके आए घर पे और हम ये 40 दिन बाद खा लेंगे, इज दैट पॉसिबल? 30 दिन बाद खा लोगे तुम, नहीं खा पाओगे। क्यों? तुमने लाके संतरा रखा, अब वो उस पर ऑक्सीडाइज होगा, है ना, सड़ना चालू करेगा, तो वो डिकम्पोज होने लग जाएगा। संतरा बड़ा था तो छोटा छोटा होते होते सूख के कदम एकदम ऐसा हो जाएगा, ऐसा देख रहे हो, ये सब एकदम हरा भरा एकदम पीले कलर का संतरा ऐसे सूख कैसा हो जाएगा, तो ये बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है। तो आई होप तुम लोगों को कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन ये दो रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि थर्ड रिएक्शन, जो कि है कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो देखो मेरा गाइस एक बात समझो, रिएक्टिविटी सीरीज में तुम ये जो हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है, ये हाइड्रोजन, इस पे तुम बनाओगे स्टार। क्या बनाओगे बेटा? स्टार। हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर के तुम एलिमेंट देख रहे हो ये वाले, है ना, ये क्या है? मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अरे रिएक्टिव का मतलब समझो पावर से, ऐसा समझो कि पावर ज्यादा है इनकी। जैसे मान लो दो लोग हैं, एक तुम एक कोई और, अब मान लो तुम ज्यादा पावरफुल हो उससे, तो तुम उसे दो रैप्टे खींच कर रैप्टे चटाचट ऐसे मारोगे। लेकिन मान लो अगर वो तुमसे ज्यादा पावरफुल हुआ तो तुम सोचो निकल लेते हैं यार यहाँ से, लड़ाई लड़ना सही नहीं है ना। तो वही वाली बात है, पावर की बात समझो, मतलब कि ये वाले जितने भी एलिमेंट देख रहे हो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये सब क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। जबकि जो ये वाले एलिमेंट आप देख रहे हो, कौन से? नीचे वाले, हाइड्रोजन से नीचे वाले, ये क्या है? ये लेस रिएक्टिव हैं। कैसे हैं ये हैं लेस रिएक्टिव। किससे? देन हाइड्रोजन। तो दो टाइप के यहां पे आपको एलिमेंट देखने को मिलेंगे, एक वो एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, एक वो एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव है। एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है यार, थोड़ा सा जूम कर लेना प्लीज, क्योंकि यार फिर आ नहीं पाएगा एक पेज पे, ठीक है ना। तो देखो अब बात यह है कि तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। अब आई डोंट नो कि तुम्हें ये याद है कि नहीं है। देखो अगर तुम्हें याद नहीं भी है तो उसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, है ना। अब तो यार नई नई हीरोइनें आ गई, लेकिन हमारे टाइम में मतलब जो हीरोइन थी बढ़िया, वो यार कैटरीना कैफ थी, ठीक है। तो कैटरीना कैफ के ऊपर एक ट्रिक बनी है, वो ट्रिक देखो यार, देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, देखो कैटरीना ने, कैल्शियम का मतलब कार, ठीक है, mg का मतलब मांगी, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी मांगी? तो देखो अल्टो, अल्टो जेन, और एफी का मतलब फेरारी, अल्टो जेन फेरारी। फिर भी, फिर को ऐसे रहने दो, भी को याद करो, BHPHI, फिर भी H को हाइड्रोजन को लिखना हाई, फिर भी हाई हाई हाई, फिर भी हाई। कॉपर को लिख रहे हैं क्यों? मरकरी को याद रखना मिली, क्यों? मिली। सिल्वर प्लेटेड, AU का मतलब ऑडी, AU का मतलब क्या होता है? ऑडी। ये देखिए ना चार छल्ले वाली ऐसे है ना, छल्ले भी नहीं बने यार सही से, फिर से बनाता, रुक जाओ एक बार। पहला छल्ला, छल्ला नंबर 2, छल्ला नंबर 3, छल्ला नंबर 4, ये वाली कार। तो देखो ये ट्रिक है यार। अब देखो तुम्हें बहुत सारी ट्रिक मिल जाएंगी, लेकिन जो तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है सबसे, हमने जब ऐसे याद कर रखी तुम भी ऐसे याद कर लो, और इसमें शर्माने जैसे कोई बात नहीं है। कैसे? कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। सोच के देखो, मांग रही थी अल्टो, मिल गई ऑडी, और क्या चाहिए जीवन में, ठीक है। लेकिन यार देखो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी। देखो ट्रिक काम ऐसे करेगी, कैटरीना से के याद रखना, ठीक है, ने से एन याद रखना, मतलब कि सोडियम याद रखना। देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, देखो अलग कलर्स कर देते हैं, ठीक 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 ठीक। देखो कैटरीना से के याद रखना पोटेशियम, और ने का मतलब नाइट्रोजन, मतलब सॉरी एन याद रखना सोडियम, कार का मतलब तो सही कार को सी याद रखना कैल्शियम, मांगी का मतलब mg याद रखना, ठीक है ना, ऑल्टो का मतलब AL याद रखना, जेन का मतलब जिंक याद रखना, एफ का मतलब फरारी याद रखना, फिर भी का मतलब PH याद रखना, लेड, हाई का मतलब हाइड्रोजन याद रखना, क्यू का मतलब कॉपर याद रखना, मिली का मतलब Hg याद रखना, है ना, मरकरी की बात हो रही है। और फिर कह रहा सिल्वर, सिल्वर को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Ag, है ना। प्लेटिनम का मतलब
प्लेटेड का मतलब प्लेटिनम, और ऑडी का मतलब एयू का मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है बेटा। ठीक है, तो ये ट्रिक है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये ट्रिक याद नहीं है तो ना मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा पाऊंगा, ना ही मैं तुम्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए तुम ये लिख लो, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा इसका, बढ़िया सा, एकदम बेहतरीन सा। ठीक है, ये कर लिया। अब मेरी बात सुनो, देखो अभी के लिए आप ये नोट कर लो, अगर आपको एक बार में ना आए तो आप इसे देख लेना, लेकिन यार तुम इसे याद कर लेना, क्योंकि याद नहीं करोगे तो हम आगे पढ़ा नहीं पाएंगे। जैसे देखो मैं बताता हूं, दो टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, ठीक है ना। एक होती है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, जैसे जिंक की रिएक्शन हमने HCl से कराई, तो इधर देखो यहाँ पे कौन है, जिंक है, इधर कौन है, HCl है। तो अब एक बात बताओ, जिंक जब HCl से रिएक्शन कर रहा है तो ये रिएक्शन तभी कर पाएगा कि अगर जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो ये जिंक, अरे एक बात बताओ, तुम ट्रेन में बैठे और सीट पे तुम्हारी कोई बैठ गया तो तुम ताकतवर धक्का दे दोगे, यही तो करोगे। लेकिन अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो कोई बैठा हुआ तुमसे ज्यादा ताकतवर, तो तुम हटा दोगे, कर दोगे रिप्लेस उसे। तुम कहोगे बेटा हम खड़े रहेंगे, भैया आप बैठो आराम से। ठीक है, यही तो करोगे। कोई मोटा ताजा एकदम ताकतवर आदमी 6 फुट का आके तुम्हारी सीट बैठ जाए स्कूल में, है, और तुम हटा, तुम गए, तुमने कहा, और तुम 5 फुट गए, तुम गए, उसने कहा भैया हटो यहाँ से, वो ऐसे खड़ा हुआ, तुम ऐसे तो उसके सामने ऐसे दिख रहे हो, वो ऐसे पकड़ेगा, तुम ऐसे फेंक दे उधर। कब, जब वो तुमसे ज्यादा रिएक्टिव है, जब उसकी पावर तुमसे ज्यादा है। लेकिन मान लो वो 6 फुट के आदमी तुम हो और वो जाग तुम्हारे ऊपर बैठ गया, तुम ऐसा उठाओगे, अरे बेटा कहाँ आके बैठ गया, उधर गिरा दोगे। तो कहने का मतलब तुम किसी को डिस्प्लेस तब कर पाओगे जब तुम्हारी पावर ज्यादा है। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ जिंक और HCl की अगर हम रिएक्शन कराएं, तो बेटा इधर देखो, देखो इधर, अगर मैं जिंक की रिएक्शन बेटा HCl से कराऊं, है ना, तो जिंक हाइड्रोजन को तब डिस्प्लेस कर पाएगा जब जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। और अभी मैंने आपको पीछे क्या लिखवाया बेटा, देखो जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक, हाइड्रोजन कहाँ है, ये। तो जिंक में हाइड्रोजन में मैंने क्या लिखवाया, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी कि ये वाले जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर हैं ज्यादा रिएक्टिव हैं, किससे, हाइड्रोजन से। तो जिंक हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। बेटा कर देगा तो क्या मतलब होगा, तो यहां पे बनेगा अपने पास ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस यहां से चुपचाप से निकल लेगी, हाइड्रोजन निकल लेगा यार। हाइड्रोजन को पता है कि यहां रुकना आप सही नहीं है, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा पावरफुल है। समझ गए कि नहीं समझ गए, जल्दी बोलो यार, ठीक है ना, ठीक है, जल्दी बोलो। ऐसे अगर मान लो तुम जिंक की रिएक्शन करा दो कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से, तो क्या होगा, तो बेटा ये ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को अलग थलग कर देगा, क्योंकि जिंक कॉपर से भी ज्यादा ताकतवर है, तो उसे भी हटा देगा कि भाग जाए यहां से। ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक म्यूचुअल शेयरिंग एक तरीके से। Na कह रहा है कि अच्छा बेटा एक काम करो, हम रिएक्शन कर लेते हैं NO3 के साथ, Ag कह रहा है चलो हम रिएक्शन कर लेते हैं तुम्हारे एनायन के साथ। इसकी टोपी उसके सर, ये उसके साथ रिएक्शन कर ले रहा है, वो उसके संग रिएक्शन कर ले रहा है। तो जब Na रिएक्शन करेगा NO3 से क्या बना लेगा, NaNO3। Ag रिएक्शन करेगा Cl से क्या बना लेगा, AgCl। बस सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास A भी था और C था, समझ गए। अब C ने क्या करा, A को धक्का देके निकाल दिया। अब B के साथ कौन रह रहा है बेटा, C रह रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ देखो यहाँ क्या है, अब यहाँ A के साथ B रह रहा है, C के साथ D रह रहा है, लेकिन इन्हें आपस में बदल लिए, है ना। A किसके साथ चला गया, A चला गया D के साथ, और B चला गया किसके साथ, C के साथ। बस समझ गए, ये है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। क्या हम लोग थोड़ा और आगे चल सकते हैं, क्या इतना तुम लोगों को क्लियर है, जल्दी बोलो। अगर क्लियर है तो चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो यार, अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले इस पेज पे आओ, मैं आपको पहले रेडॉक्स समझाता हूं होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है तो उस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, दो रिएक्शन है, एक तो रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, तो उसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन एक ही कंपाउंड का, जैसे ये कंपाउंड है, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मेरे साथ बोलो क्या कहेंगे इसे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किसे कहेंगे, देखो जल्दी बोलो किसे कहेंगे, नीचे लिखो कमेंट में। देखो यार, अगर सेम कंपाउंड विल गेट ऑक्सीडाइज और सेम कंपाउंड का रिडक्शन हो जाए, एक ही कंपाउंड है, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है, तो कहेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। और रेडॉक्स का मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। देखो इधर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या, पहले तो देखो, तो कह रहा है केमिकल रिएक्शन, इधर पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अगर बेटा किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है बेटा, एक साथ, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली, है ना, आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो मेरी बात सुनो, रेडॉक्स का मतलब है क्या, देखो अब यहां पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है,
ऑक्सीडेशन का मतलब है एक तरीके से एडिशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन। किसका एडिशन? ऑक्सीजन का एडिशन, या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में यहां पे एक बात लिखता हूं, सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ के जाने का नहीं। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन, है ना। एडिशन किसका एडिशन? ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जानते हो क्या होते हैं? तुम सोच रहे हो अरे सर ने नया एक और शब्द बता दिया। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, तो जानते हो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास में। तब देखो इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, रस्सी में बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन। वो रस्सी तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में। अगर मैंने पकड़ के तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तुमने अगर पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींच लिया तो तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। समझ गए? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से बोलना है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इधर, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है OXD⁴ ऑक्सीडेशन। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। और बेटा एक और बात ध्यान रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसे ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि रिडक्शन क्या होता है, फिर रिडक्शन, देखो बेटा रिडक्शन में तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे गेन या फिर एडिशन, ऐसे लिखोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर किसी रिएक्शन में एडिशन हो रहा है, ठीक है ना, अगर किसी रिएक्शन में एडिशन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का, या किसी भी नेगेटिव एलिमेंट का, या लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो वो ऑक्सीडेशन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, Cu2O ने H2 से रिएक्शन करी, Cu और H2 में कन्वर्ट हो गया। तो एक बार बताओ, ये यहाँ पे Cu2O था, इधर क्या बचा है? सिर्फ Cu। यहाँ पे H2 को क्या मिल गया? O मिल गया। तो H2 ने ऑक्सीजन को ऐड करा, जबकि Cu2 ने ऑक्सीजन को रिमूव करा है। तो जहाँ पे एडिशन हो रहा है, जहाँ पे एडिशन हो रहा है बेटा देख लो, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। जहाँ पे ऑक्सीजन कम हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जल्दी बोलो। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिडक्शन। H2 के पास कुछ नहीं था, इसे O मिल गया यहाँ पे, तो एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीडेशन। Cu के पास O था लेकिन यहाँ O चला गया बेचारे के पास से, तो क्या हो गया? रिडक्शन। समझ गए? अब बताओ इनमें से किसके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? जल्दी बता दो, बहुत फुर्ती में। तो कहोगे देखो सर C के पास यहाँ पे O था, ठीक है, और यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ से देखते हैं, Fe के पास क्या था? O था, और यहाँ से Fe के पास से O से क्या हुआ? O चला गया। O चला गया तो क्या हो रहा है बेटा? O चला गया तो रिडक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ? ऐड हुआ, तो क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन। ठीक, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो यही है बस। अब एक बात और सुनो, एक पेज और लूंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फुर्ती में एकदम। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बात मेरी सुन पा रहे हो? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मान लो, अगर तुम मान पाओ, क्या मानो? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जिंक है, जिंक ने कॉपर 2+ से रिएक्शन करी और जिंक कन्वर्ट हो गया किसमें? Zn2+ में, और कॉपर 2+ कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉपर में। तो क्या हम यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है ना हाइड्रोजन है। तो आप एक और वाली डेफिनेशन भी तो देखो, मैंने और में क्या लिखवाया है? मैंने और में लिखवाया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब मुझे बताओ किसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं? अच्छा एक बात बताओ, सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। आप कहते हो सर ये 2,8,1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दो, क्या बनाएगा? Na+ ही तो बनाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जल्दी बोलो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जल्दी से कि यहाँ पे जिंक के पास कोई चार्ज नहीं है तो 0, लेकिन जिंक के पास कितने चार्ज आ गए? 2+। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं? निकाले हैं, यानी कि इसने क्या करा है? माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन करा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ? 2+ में, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या था? ऑलरेडी 2+ में था, ये 0 में चला गया, इसने क्या करा होगा? इलेक्ट्रॉन को 2 गेन करा होगा। तो बेटा जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया? रिडक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और एक बात ध्यान रखना, जो एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन करता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे उसे बेटा? उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात ध्यान रखना,
उल्टा होता है बेटा, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे? क्योंकि इसने क्या करा है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है, 0 से कहां चला गया 2 प्लस में, 2 प्लस कब आया जब जो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिए हैं। तो जो अपना खुद का ऑक्सीडेशन करता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद का रिडक्शन करता है, ये 2 प्लस से 0 गया तो खुद का रिडक्शन कर रहा है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बेटा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, जो एलिमेंट खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो खुद का रिडक्शन करता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, जल्दी नोट करो। इसके बाद ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये वाली रिएक्शन और ये वाली, इनमें बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से बता रहे हैं, जिसका जैसे Cu2O से Cu बना तो इसने खुद क्या करा है, अपना क्या करा है, रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस वाली रिएक्शन में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैंने O.A लिख दिया है, सही है। चलो इतना करो फटाफट। पानी की बोतल गिर गई, चलो कोई नहीं, अब आगे चलें। हाँ, अब देखो कुछ बातें और पढ़ लो। रेडॉक्स में देखो क्या क्या और क्या क्या होता है। कोरूजन, जैसे तुमने देखा होगा कि क्या होता है कि जो मेटल होते हैं उनकी सरफेस पे जंग लग जाती है, जंग समझते हो, जंग है ना, रस्टिंग हो गया, कोरूजन हो गया, है ना। रस्टिंग का मतलब जंग हो गया, कोरूजन का मतलब कि थोड़ा सा ऑक्साइड वगैरह की लेयर जो आ जाती है। जैसे कॉपर पे जनरली तुम देखो, कॉपर पे क्या होता है, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है तो CuO बना लेता है, Cu2O बना लेता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग कोरूजन। या फिर आयरन में जो जंग लग जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रस्टिंग। रिएक्शन देखो क्या होती है, रस्टिंग कब होती है, जब आयरन के साथ ऑक्सीजन भी रिएक्शन करे, वाटर भी रिएक्शन करे, तब जाके क्या बनेगा, ये आयरन का ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं जंग लग जाना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जंग लगने के लिए, जैसे कि लोहे की सरिया है, उसमें जंग कब लगेगी, जब उसमें मॉइस्चर पड़े। मॉइस्चर का मतलब ऑक्सीजन भी और वाटर भी, समझ गए। तो ये कहानी है। फिर बात करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है सड़ना, है ना, एक तरीके से सड़ना। जो खाने पीने वाली चीजें हैं, जब उनमें फैट्स और ऑयल्स एक्सपोज हो जाते हैं एयर की प्रेजेंस में, उसे कहते हैं हम लोग क्या, रेंसिडिटी। क्या लिखा है, रेंसिडिटी अकर्स व्हेन फैट्स और ऑयल्स आर एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन। जैसे ब्रेड रखी है तो कुछ दिन बाद क्या सड़ने लग जाएगी, है ना, उसमें क्या फैट्स वगैरह जो है वो एक्सपोज होने लग जाते हैं एयर की प्रेजेंस में। तो ये कुछ बातें हैं, रेडॉक्स के ही एग्जांपल हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन ही हो रही है। चलो इतना करने के बाद आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो अब आते हैं अपने पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। भैया एक बात बताओ, देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर एक और टॉपिक आता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेरी बात सुनो, एक अगर तुम पेपर को जलाते हो तो तुम कहोगे सर हम जला रहे हैं तो हम आग दे रहे हैं, मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने की बात करो, जब पेपर रखा है तब थोड़े ना, तुमने माचिस लगा दी, अब क्या हो रहा है, अब उससे आग निकल रही है जलने के बाद, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ऐश। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ऐश। रिएक्टेंट की एनर्जी जहां पे ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। इस बात को समझो, जैसे तुम एक पेपर कॉपी से फाड़ो, उसे तुम जलाओ तो जलेगा तो उससे बहुत सारी आग निकलेगी, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो ऐश मिलेगी, तुम्हें मिलेगी ऐश। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या तुम उस ऐश को वापस से जला के इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो? तो आप कहोगे नहीं सर, ऐश कैसे जलाएंगे, कोयला थोड़ा, वो जो राख मिलेगी थोड़ा जल पाएगी। तो इसका मतलब पेपर तुम्हारा क्या था, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या थी तुम्हारी, ऐश। देखो मैं ऐसा समझ रहा हूं, पेपर था अपने पास, क्या था अपने पास, पेपर। हमने क्या करा, हमने उसे जला दिया। हमने क्या कर दिया, उसे जला दिया। जला दिया को केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, हीट दे दी। हुआ क्या, ऐश बन गई। किसकी ऐश, देख लो जो भी है, किसी की भी ऐश। अब यार पेपर जो था वो क्या था, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट था, ठीक है ना, और ऐश क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो हुआ क्या, जब पेपर को जलाया तो ऐश बना। क्या तुम ऐश को वापस से जला के एनर्जी निकाल सकते हो? हुआ क्या, यहां से एनर्जी निकली, बहुत सारी हीट निकली जलाने पे, ठीक है ना। तो अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि जो रिएक्टेंट होता है उसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो मोर होती है, और प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है ना, प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो लेस होती है बेटा। किसके केस में, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हीट निकलती है, और हीट निकलती है तो निगेटिव, है ना। जैसे देखो मेथेन नेचुरल गैस है, मेथेन को तुम जला दो तो मेथेन को जलाओ क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, और साथ में बहुत सारी एनर्जी जो है वो निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन आप एक्सोथर्मिक में याद करके रखोगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। एरो ऊपर मतलब ज्यादा, एरो नीचे मतलब कम, ठीक है ना। और तो मैंने बोला कि हाँ, जैसे मेथेन है, CH4 है, नेचुरल गैस को अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 बनेगा, H2 बनेगा और एनर्जी निकलेगी। देन उसके बाद मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक में उल्टा होता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है और जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी
वो कैसी होती है बेटा, वो होती है लेस एनर्जी। और जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है मोर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और इस ऐसी टाइप की रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी वो, ठीक है ना। तो इसमें इसके रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच जो होता है वो कैसा आता है आपका, पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना बोलो यार। ठीक है, देखो अगर CO2 को वाटर के साथ आपने एनर्जी दे दी तो क्या बना लेगा, C6H12O6, है ना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। ये इतना देखो, ये क्या है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। कौन सा ग्लूकोज, जो तुम गर्मियों में पीते हो ना, ग्लूकोन डी ही है। ठीक है, तो ये दो और टाइप की बेहतरीन रिएक्शन है जिन्हें आपको देख लेना चाहिए। चलें आगे बढ़ा, चलते हैं आगे, चलो आगे। अब देखो उसके बाद कुछ और रिएक्शन है, जैसे सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखो यार, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराओगे तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ना उसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ना उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ होगी। आपने पीएच स्केल पढ़ रखा है कि 7 पे क्या होता है, 7 से कम क्या होता है, 7 से ज़्यादा क्या होता है। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने एसिड और बेस की रिएक्शन करा दी, एक बात बताओ, कोई तुम्हारे एक झापड़ मारे और तुम उसके एक ही झापड़ मार दो तो बात बराबर है ना, न्यूट्रल दोनों लोग, खत्म बात। लेकिन कोई तुम्हारे 2 रख दे और तुम उसके एक ही मार पाओ तो तुम्हें अंदर गुस्सा रहोगे ना, भैया अभी मिल जाए एक और सूद के इसके रखेंगे। तो न्यूट्रलिटी कब आएगी, जब एसिड और बेस एक पॉजिटिव एक निगेटिव, खत्म बात, न्यूट्रल, है ना। तो जब आपस में क्या होता है, जब आपस में बेटा एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला तो जो सॉल्ट मिला वो कैसा होगा, ये तुम्हारा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। देखो प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, पहली बात तो ये जो वर्ड है ना प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट में सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, तो मैंने सिल्वर नाइट्रेट एक्वस लिया, NaCl एक्वस लिया, इन्हें आपस में रिएक्शन करा दी तो हमें क्या मिला, हमें AgCl मिला। और AgCl अभी मैंने बताया था कैसा होता है, आपने बोला था सर ये व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट कलर को हम येलो कलर से लिख रहे हैं। ठीक है, और ये होता क्या है बेटा, ये होता है सॉलिड। तो रिएक्शन में अगर सॉलिड का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। कि हमने क्या करा, हमने AgNO3 लिया, हमने NaCl लिया, ठीक है ना, और हमने आपस में मिला दिया तो क्या बन गया हमारे पास, AgCl और NaNO3। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट में अगर सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। चलो ये तो हमने पढ़ा ही दिया। ठीक है, हाँ, तो मेरे ख्याल से इस रिएक्शन में इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और आप ऐप पे आओगे तो आपको और भी कुछ जो एडवांस लेवल का जैसे कि ओलंपियाड लेवल की चीज़ें होती है उस पर आपको मिल जाएंगी इसी चैप्टर के अंदर, या जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो वहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि आपको इस चैप्टर में कुछ छुड़वा दिया गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेलिंग सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ओलंपियाड लेवल की, या फिर अगर आप और भी अभी से JEE और मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर आपको इसी चैप्टर की और डेप्थ में चीज़ें आपको और अच्छे से मिल जाएंगी, है ना, डिटेल से। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इस चैप्टर को मैं आपने बहुत अच्छे से मैं आपको समझ पाया हूँ, समझा पाया हूंगा। तो फिलहाल के लिए इस चैप्टर में हाँ हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। आशीष सर की फोटो दिख गई है, इसका मतलब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। और हम लोगों ने क्या करा है, पूरे चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया है। तो बस अपना एक सिग्नेचर स्टाइल जो है बेटा वो आज से तुम लोग हमेशा यहाँ पे देखोगे, वो है कि हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरीके से बेटा क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो यार थैंक यू सो मच। और पहली क्लास लेके बड़ा मजा आया, आई होप तुम लोगों को भी मजा आया होगा। और मिलते हैं जल्दी ही दूसरी क्लास में। फिलहाल के लिए तब तक हेल्दी रहो, खुश रहो, मजे करो, एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, बाय।